लकी अपने साथ में कुमारी और बाकी लड़कियों को लेकर उठ चुका था। कुमारी देख पा रही थी कि लकी भले ही नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी मन मन राधिका को याद कर रहा था। वो उसकी याद भुला नहीं पा रहा था। वो उसे हंसाने की कोशिश में लगी थी और इसी तरह से उसका सफर कट चुका था। इधर लकी जब रात कोई पीने कमरे में आया तो रीना और बाकी लड़कियां उसकी मसाज कर रही थी। लकी को नींद आ गई और वो नींद में राधिका के बारे में बात किए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ये देखकर रीना और बाकी लड़कियां बुरी तरीके से घबरा गई। वो लड़की कितनी पागल है ना, उसे लक्ष्मण जी जैसा आदमी कहां से मिल सकता था। लक्ष्मण जी ने उसे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस लड़की को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे, मुझे तो इन्हें इस तरह से देख कर ना काफी दुख होता है। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने में मीना ने कहा। उसने सबको चुप रहने के लिए कह दिया और अपने भी होठों पर उंगली रख दी। चारों लड़कियां अब चुप हो गईं। भले ही वो उस मसले पर ढेर सारी बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मीना ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वैसे इन्हें भी बड़ी मुश्किल से नींद लगी है। हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इन्हें चादर उड़ा दो और चलो यहां से बाहर। रीना ने लकी को चादर उठाई, कमरे की लाइट बंद की और फिर धीरे से वो दरवाजे के बाहर निकल आए। इधर प्रफुल्ल भी अपने घर आ चुका था और वो एक दूसरे कमरे में रुका हुआ था। असल में उस टापू में ढेर सारे घर बने हुए थे। दमन के बीचों बीच अग्रवाल परिवार की बहुत आलीशान कोठी थी। प्रफुल्ल चाहता तो अपनी कोठी में जा सकता था, लेकिन उसे अपने माता पिता से कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी थी और कोठी में इस तरह की बात नहीं हो सकती थी। इसलिए वो आज रात बाहर ही रुका था। इधर अपने कमरे में प्रफुल्ल सोफे पर बैठा था और उसके सामने उसके मम्मी पापा थे। उस आदमी ने बंद गले का सूट पहना हुआ था। उसकी जेब में एक चमकदार ब्रोच लगा था। उस पर उसकी रैंक थी। भले ही वो चमकदार नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी रैंक काफी कम थी। इधर उसकी मम्मी उसके पास बैठी हुई थी। उन्होंने बैंगनी रंग की साड़ी पहनी और वो काफी सुंदर नजर आ रही थी। उनके हाथ, कान, नाक और गला सब ज्वेलरी से लदे हुए थे। वो काफी सुंदर और शांत नजर आ रही थी। इन दोनों का नाम कमल और निर्मला था। कमल लकी के दादाजी शिवराज के तीसरे बेटे थे। उन्हें अपने बेटे प्रफुल्ल से काफी उम्मीदें थी। उन्हें भी अभी तक ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की हरकत लकी कर रहा था, उससे उसके ऊपर लगा हुआ बैन हटने वाला तो नहीं था। उन्हें यही महसूस हो रहा था कि प्रफुल्ल उनके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आने वाला था। लेकिन जैसे ही उन्हें वहां जो हुआ उसकी खबर प्रफुल्ल से लगी तो वो घबरा गए। उन्हें मालूम था कि अगर प्रफुल्ल का सबसे बड़ा कंपटीटर कोई था तो वो लकी था। अब उन्हें लकी को देखकर काफी चिंता होने लगी। बेटा, लेकिन लकी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने ये डिसीजन ले लिया? मैंने सुना है कि वो फिर से दमन आ गया है। तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास में ऐसा रास्ता है जिससे लकी के ऊपर से कभी बैन नहीं हटने वाला है। फिर क्या हुआ? वो वापस कैसे आ गया यहाँ? कमल ने प्रफुल्ल की तरफ देखते हुए कहा और चिंता भरी नजरों से ये सवाल किया। अब आ गया तो आ गया, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? प्रफुल्ल ने चिढ़ते हुए कहा। तुम इस बात को ऐसे हल्के में कैसे ले सकते हो प्रफुल्ल? तुम्हें मालूम है ना कि अगर वो आ गया तो तुम्हारे लिए चीजें कितनी मुश्किल हो जाने वाली हैं। जब तुम छोटे थे तो भूल गए कि दादाजी तुम्हें कितना पसंद करते थे। अगर तुम इस बात को इतने हल्के में लेने लगे तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा। कमल ने प्रफुल्ल को कड़े स्वर में समझाते हुए कहा। जब से गरीबी की परीक्षा खत्म हुई और प्रफुल्ल फिर से अपने घर आया, तब से ये दूसरी बार था जब वो अपने पिता से मिल रहा था। जब वो छोटा था तो प्रफुल्ल एक बहुत ही समझदार बच्चा था। उसे अपने आत्मसम्मान का पूरा बोध था। उसके अंदर जबरदस्त ताकत थी और साथ ही बहुत प्लानिंग के साथ वो काम करता। लेकिन अब जब 7 सालों बाद उसके पिता उससे दूसरी बार मिल रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा काफी बदल गया था। ये वो प्रफुल्ल नहीं था जो परीक्षा देने के लिए घर से निकला था। ये बात उसके पिता को अजीब लग रही थी। आपको ना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, प्रफुल्ल ने भी अपने पिता को कड़ी नजरों से देखते हुए कहा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उससे इस तरह बात करे। वो ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। प्रफुल्ल वैसे देखा जाए तो एक अमीर आदमी था और एक बड़े घर का लड़का भी, लेकिन पिछले 7 साल की ट्रेनिंग में
उसे हर तरह के लोगों ने बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखा था और इस वजह से प्रफुल्ल के अंदर काफी सारी चीजें बदल गईं। जब प्रफुल्ल बहुत बेसहारा और गरीब था तो वो अपने दम पर खाने का इंतजाम करता और जिंदा रहता। इस दौरान उसके पिता ने उसकी एक बार भी मदद नहीं की। ऐसे में जब वो उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे तो किस आधार पर कर रहे थे? उसे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उसका अपमान करे, फिर चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। इस तरह से बात करोगे अब तुम हमसे? कमल ने प्रफुल्ल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। वो देख पा रहे थे कि उसकी जवानी उसके सिर पर हावी थी। आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बेटा है और मैं जानती हूं कि वो जो कुछ कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा होगा। इस बीच उसकी मां निर्मला भी कूद पड़ी। वो इन दोनों बाप बेटे के बीच ब्रिज का काम करती थी। उसने पहले अपने पति को समझाया और फिर अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, प्रफुल्ल, लेकिन ये गलत बात है। तुमने अपने पापा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। उनसे माफी मांगो और आगे से कभी इन्हें इस तरह पलट कर जवाब मत देना। निर्मला की बात सुनकर प्रफुल्ल को थोड़ी हंसी आ गई। उसे देखकर ये समझ आ रहा था कि वो अपनी मां की बात जरा भी ध्यान से नहीं सुन रहा था। वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। प्रफुल्ल, अब चलो हंसना बंद करो और लकी के बारे में बताओ। उसके ऊपर से ये बैन कैसे हटा? और अब जब वो वापस आ गया है तो तुमने क्या सोचा है? तुम उससे कैसे निपटने वाले हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी जगह ले सकता है, और फिर तुम आराम से हाथ पर हाथ धर के कैसे बैठे हो? निर्मला ने फिर से प्रफुल्ल से कहा। वो प्रफुल्ल को अच्छी तरीके से जानती थी। उन्हें मालूम था कि प्रफुल्ल के दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान था जिसके जरिए वो लकी से निपट सकता था। हाँ मां, बिल्कुल प्लान है, लेकिन कुछ लोगों को ना आपकी तरह प्लान सुनना ही नहीं है, वो बस ज्ञान देने आ जाते हैं, प्रफुल्ल ने कहा और फिर अपने पिता की ओर तिरछी नजर से देखने लगा। जैसे ही प्रफुल्ल ने देखा कि उसके पिता की आंखें लाल हो गई थी और गुस्से से भर आई थी तो प्रफुल्ल के दिल को काफी तसल्ली हो गई। उसने फिर से अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, वैसे लकी की मम्मी पापा वापस आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए हैं, लेकिन कल रात को जब तुम्हारे दादाजी की बर्थडे पार्टी होगी तो वो दोनों वापस आ जाएंगे। वो पार्टी मिस नहीं करने वाले हैं। वैसे तुम्हें उनसे कुछ काम है क्या? निर्मला ने पूछा। उसे लग रहा था कि प्रफुल्ल अब उन्हें अपना प्लान बताने वाला है। वो तो आपको वक्त के साथ पता चली जाएगा मां, लेकिन कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके परिवार की इमेज दादाजी की नजरों में गिरा दूं। वो सबके सामने लकी को अपने दादाजी के सामने शर्मिंदा होते हुए देख रहा था और ये देखते हुए उसे काफी खुशी हो रही थी। उससे दिल ही दिल काफी अच्छा लग रहा था। अगर कल तुमने ठीक से मुझसे बात नहीं की तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं लकी, प्रफुल्ल ने अपने आप से कहा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। इधर लकी फोन पर अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो दमन के लिए निकल चुके थे और 1 घंटे में वहां पहुंचने ही वाले थे। जब उन्हें पता चला कि लकी के ऊपर से परिवार का बैन हट गया था तो उन्हें यह सुनकर काफी खुशी महसूस हुई। अग्रवाल परिवार की जो कोठी थी वो बहुत पुरानी थी। उसे अग्रवाल परिवार के पुरखों ने बनाया था। तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और उन लोगों का हर फंक्शन यहीं पर हुआ करता। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास लकी और कुमारी साथ में कमरों से बाहर आ गए और उस गार्डन की तरफ जाने लगे जिस गार्डन में आज की पार्टी होने वाली थी। वहां पर जोरदार आयोजन रखा गया। लगभग 700 से 800 लोग वहां पर पहले ही जमा हो गए। वो सब लोग अग्रवाल परिवार की बैकबोन थे। आज जो कुछ भी अग्रवाल परिवार था वो उन्हीं लोगों की वजह से था। उनमें से 70% लोग तो उनके परिवार से थे और 30% लोग बाहर से, जैसे कि रुस्तम डांगी। लेकिन फिर भी वो उनके परिवार में बड़े पदों पर बैठे हुए थे और इसलिए उन्हें यहां बुलाया गया। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे और हंसी मजाक भी। अरे देखो, लकी सर आ गए। जो आदमी दरवाजे के पास खड़ा था और लोगों की एंट्री करवा रहा था उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लकी तुम वापस आ गए? अरे बाबा, कितना इंतजार करवाया तुमने, कहां छुपे हुए थे इतने सालों से? जैसे ही लकी उन लोगों के बीच पहुंचा तो उसे देखते ही सारे लोगों ने एक साथ उसे घेर लिया। लकी की 7-8 आंटी थी और सब उसे घेर कर खड़ी थी। वो सभी उससे बात करने के लिए बेताब हुए जा रही थी और इसलिए उन्होंने कुमारी, रीना और बाकी लड़कियों को लकी से दूर कर दिया। अब भले ही वो सब काफी प्यार से लकी से बात कर रही थी, वो सभी काफी बड़े परिवार से थी, लेकिन फिर भी उनका प्यार काफी छोटा था। लकी भी जानता था कि कौन उससे किस मतलब से प्यार कर रहा था, इसलिए वो भी उनसे ज्यादा घुल मिलकर बात नहीं करता। लगभग 7 सालों से लकी बाहर था और अब उसे अपने परिवार की गर्माहट की कितनी जरूरत थी इस चीज का एहसास उसे हो रहा था।
लगभग 20 मिनट तक लकी ने बाकी सब लोगों से बात की और उसके बाद वो फिर से कुमारी के पास में आकर खड़ा हो गया। लकी भाई, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। लकी को अपने पीछे से एक आदमी की आवाज आई। लकी ने नजर ऊपर उठाया तो पाया वहां पर एक लंबा और बड़ा ही हैंडसम सा लड़का था। वो कोई और नहीं बल्कि निशांत था। जैसे ही निशांत लकी के पास आया तो उसने उसे गले से लगा लिया। उसने लकी को बहुत जोर से कसकर गले लगाया था और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके ऊपर ऐसे लदा था जैसे लकी कोई गधा था। तुम मुझे गधा समझ रहे हो क्या? लकी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भैया, सिर्फ मैं ही इस बात को समझ सकता हूं कि आपके लिए भाभी को भूल जाना ना कितना मुश्किल रहा होगा। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी 7 साल की ट्रेनिंग के बाद भैया आपको यहाँ परिवार में एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। ऐसे में आप जो भी डिसीजन लोगे मैं उसके साथ रहूंगा। निशांत लकी के कान में बोल पड़ा। लकी भी समझ गया था कि निशांत उसे किस तरह से देख रहा था और जिस तरह से वो उसके बारे में बात कर रहा था उसे सुनकर लकी को काफी अच्छा लग रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसे निशांत जैसा छोटा भाई मिला था। निशांत भी उसे पसंद करता था, पर अब उसने धीरे धीरे अपनी बाहों से अलग कर दिया था उसे। जैसे ही लकी ने उसकी लाल आंखों को देखा तो उसकी खुद की आंखें बड़ी हो गई। उसने निशांत के कंधे को थपथपाया और कहा, क्या उम्र है तुम्हारी? ऐसे रो क्यों रहे हो? देख नहीं रहे यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां हैं? इस पर दोनों हंस पड़े। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में प्रफुल्ल अपने मकसद में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है? लकी सब लोगों के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए आ गया था। उसने देखा कि जैसे ही वो गार्डन में अंदर दाखिल हुआ तो गेट पर जो आदमी नाम लिख रहा था उसने जोर से उसके नाम को पुकारा। सब लोग लकी की तरफ देखने लगे। वो बहुत सालों बाद लकी से मिल रहे थे। लकी जब सबसे मिलकर अलग हुआ तो इतने में पीछे से निशांत ने उसे घेर लिया। उसे ये बात पता चल गई कि लकी ने राधिका को छोड़ दिया था और इस वजह से निशांत की भी आंखें गीली हो गई। उसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें साफ की और बोला, अरे किसने कहा कि मैं रो रहा हूं? फालतू में मेरे बारे में ना अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरी आंखों में घास उड़कर आ गई थी, इसलिए लाल हो गई है। फिर जब उन चारों लड़कियों ने निशांत की ओर देखा तो वो भी उसे देखकर पिघल गई। वो उनके लक्ष्मण के लिए रो रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी उनके लिए। इधर निशांत भी उन चारों को देख रहा था। उसने देखा और पूछा, तुम चारों कौन हो? मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो क्या? निशांत ने पूछा। ये सुनते ही उन चारों लड़कियों के गाल तो एक साथ लाल हो गए। रीना ने उनमें से सबसे आगे आते हुए कहा, हम लोग लक्ष्मण जी की ना बस दोस्त हैं, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो हंसते हुए अपना सिर हिलाने लगा। अरे लकी सर, धन्य भाग हमारे, आज जो आपके दर्शन हो गए। दर्शन हो ही गए हैं आपके। इतने में एक बूढ़ा आदमी जिसकी रुस्तम के साथ अच्छी बनती थी और वो रुस्तम के साथ ही चला आ रहा था, वो लकी से बोला। उसकी उम्र 70 साल के आसपास लग रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और उसने एक भूरे रंग का बंद गले का सूट पहना हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि काशीनाथ जी थे, जिन्होंने कोयल को मोहित से बचाने में सबसे पहले लकी की मदद की थी। अरे काशीनाथ जी, बैठिए ना, आप परेशान क्यों रहे हैं? बैठिए ना, आइए मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। लकी ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो भावुक हो गया। जब लकी यहां से गया था तब काशीनाथ जी काफी मजबूत थे और अपने पैरों पर खड़े रह पाते थे, लेकिन फिर आज जब वो उन्हें देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो सच में काफी कमजोर हो गए थे। लकी ने काशीनाथ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक स्टूल पर बैठाते हुए उनके लिए चाय भर दी। इतने साल बाद भी काशीनाथ जी से मिलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र कोई 20 साल से ज्यादा हो गई थी। ये देखकर लकी का दिल टूट गया। हमारे लोग जो दक्षिण में हमारा काम देखते हैं वो भी आए हुए हैं। आपका स्वागत है अभिलाषा जी और दशरथ जी। इतने में फिर से दरवाजे से किसी की आवाज आई। वहां पर एक 40-50 साल का आदमी जिसने सूट पहना हुआ था वो अंदर की तरफ दाखिल हुआ। वो चेहरे से काफी शांत दिखाई दे रहे थे। उनका कद काफी ठीक ठाक था और थोड़े से बाल उड़े हुए थे। उनके साथ में लगभग उन्हीं की उम्र की एक महिला भी थी जो कि उनसे काफी सुंदर थी। वो और कोई नहीं बल्कि लकी के मम्मी पापा थे। मम्मी पापा, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर सीधा उन दोनों के पास में चला गया। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक के बाद एक लकी ने उन्हें गले लगा लिया। वो तीनों बहुत सालों बाद आज एक दूसरे से मिले थे। अभिलाषा जी ने लकी को गले लगाया। लकी ने अपना सिर उनके कंधे पर रखा हुआ था
और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लकी के पिता दशरथ भी उन्हें देख रहे थे और काफी खुश हो गए थे। उन्होंने एक हाथ लकी की पीठ पर रखा और फिर दूसरे से अभिलाषा जी की पीठ पर थपथपाने लगे। फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे अब तो तुम अपने बेटे से मिल ही ली हो ना, फिर ऐसे में क्यों रो रही हो? चलो रोना बंद करो। लकी ने धीरे से अपनी मां को छोड़ दिया था। फिर उसने अपने माता पिता को भींगी हुई आंखों से देखा और उसके मुंह से निकला, मां। जैसे ही अभिलाषा ने लकी के मुंह से यह सुना तो वो खुश हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 50 करोड़ रुपए मिल गए हों। फिर लकी ने अपने पिता की ओर देखा और उनसे बात करने में लग गया। उसके पिता भी लकी को देखकर काफी खुश हो गए थे। उसके पिता की छाती लकी के लिए प्यार से भर आई थी और उनकी आंखें भी लगभग भरी आई थी। दशरथ जी ने अपनी पलकें झपकाई और अपने आंसुओं को बाहर आने से रोक दिया। उन्होंने लकी को देखा और बोले, देखो मैं इतना बड़ा होने के बाद भी रो रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर वाले मुझे ऐसे देखकर हंसने लगेंगे। लकी की आंखें भी अपने पिता को देखकर और ज्यादा लाल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप भी रो रहे हो? मैं भी रो रहा हूं और मुझे तो लग रहा है कि ये सब लोग भी हमें देखकर रोने लगेंगे। अरे कौन कह रहा है कि मैं रो रहा हूं? वो तो मेरी आंखों में घास उड़ाई थी। इतने में निशांत वहां पर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े पापा मुझे तो लगता है कि मेरे साथ में और आपके साथ में एक ही दिक्कत है। देखो यहाँ पर हवा तेज चल रही है ना, इसलिए मेरी आंख में भी घास उड़ाई थी। जैसे ही निशांत ने थप्पड़ कहा तो बाकी लोग जो आसपास खड़े थे वो सब हंसने लगे। अभिलाषा जी निशांत को अच्छे से जानती थी। वो समझ गई थी कि निशांत के साथ में ऐसा ही हुआ था जैसा उन लोगों के साथ में हुआ था, और वो भी हंसने लग गई। दशरथ जी को भी उसकी बात समझ आ गई थी और वो निशांत को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, लो बताओ, अब ये लोग भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या बात है। फिर लकी के पास में बाकी लोग भी टेबल पर आकर बैठ गए थे। वो आपस में हंस रहे थे और बात कर रहे थे। उनकी टेबल पर माहौल काफी शांत नजर आ रहा था। भले ही लकी ने उन चारों को सबसे पहले यह कहकर मिलवाया था कि वो उसकी दोस्त थी, लेकिन दशरथ जी और कुमारी के अलावा और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। अभिलाषा जी ने सोचा, अब मुझे समझ आया लकी ने राधिका का पीछा क्यों छोड़ा। उसे तो एक की जगह 4 मिल गई। ये चारों की चारों दिखने में काफी सुंदर हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बड़े परिवार से आती हैं। मुझे तो लगता है कि ये लकी इन चारों का सिर्फ दोस्त है, या फिर मामला कुछ और भी है। कमल जी और निर्मला जी यहाँ पर पधार चुके हैं। इतने में फिर से पीछे से आवाज आई। प्रफुल्ल का परिवार भी अब अंदर दाखिल होने लगा था। प्रफुल्ल भी अग्रवाल परिवार का मुखिया होने का एक बड़ा दावेदार था। अभी कुछ महीने पहले ही प्रफुल्ल ने अपनी गरीबी की ट्रेनिंग खत्म कर ली थी और वो भी अग्रवाल परिवार में वापस आ गया था। उसके दादाजी शिवराज जी प्रफुल्ल के परफॉर्मेंस से काफी खुश थे और उन्होंने पहले ही उसके हाथ में कुछ बड़े धंधे दे दिए थे। प्रफुल्ल काफी अच्छा काम कर रहा था। इसके अलावा उसके पिताजी उत्तर के क्षेत्र में उनके लोगों का काम संभाल रहे थे, जो कि उनके परिवार में बहुत सारा रेवेन्यू लेकर आए थे। इसके साथ ही प्रफुल्ल का भी कद उसके परिवार में काफी बढ़ गया था। बाकी लोग जो बाहर से ये सब देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि प्रफुल्ल और लकी ही 2 बच्चे थे जो इस परिवार के मुखिया होने वाले थे, और ये बात तय थी कि इन दोनों में से कोई इस गद्दी पर बैठने वाला है। लेकिन जहां तक बात लकी की थी, तो प्रफुल्ल के पास में उससे ज्यादा अच्छा मौका था। वैसे भी वो लकी से कुछ महीने पहले ही यहाँ पर आया था और उसने इस मौके को भुना लिया था। लेकिन जैसे ही लकी से मिलने के लिए लोगों ने उसे घेर लिया, उसी तरह से प्रफुल्ल के आने पर भी लोग उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। सब लोग अपनी अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। अब अग्रवाल परिवार के कायदे के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी किसी दूसरे से जुड़ नहीं सकता था। सबका अपना अपना काम था और अपना अपना काम करना होता था। अगर कोई एक दूसरे का काम करता और उसका पता चलता तो उन्हें अग्रवाल परिवार कड़ी सजा देने वाला था। इसलिए सब लोग एक दूसरे से बहुत बचकर रहते। लेकिन जब दिवाली होती या फिर शिवराज जी का जन्मदिन, तो सब लोग एक दूसरे से मिलते और जो कमजोर लोग होते वो इस वक्त परिवार के मजबूत लोगों से मिलने का फायदा उठाते। उन्हें देखकर ऐसा लगता कि वो गुलाब के आसपास की पंखुड़ियां थीं। इधर प्रफुल्ल भी जोर से हंसा और सब लोगों को हेलो बोलने लगा। वो सभी उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे छोटे बच्चे हो। उन्हें देखकर लकी को भी काफी अजीब सा महसूस होने लगा। आ गया विलन, निशांत ने प्रफुल्ल की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसके हाथ में पानी का ग्लास था और वो ग्लास किसी का धक्का लगने की वजह से उसके ही कपड़ों पर गिराया। उसने शिकायत करते हुए कहा, कितनी बुरी किस्मत है ना मेरी, जैसे ही प्रफुल्ल को देखा सारे कपड़े खराब हो गए मेरे। अरे ध्यान से बात करो भाई, ये आदमी काफी गुस्से वाला है, इससे इस तरह से बात मत किया करो।
लकी ने कहा, अरे छोटे भाई, मैं भी इस आदमी को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत नफरत करता हूं मैं इससे, बहुत खराब आदमी है। कुमारी ने भी निशांत की तरफ देखते हुए कहा। निशांत को वो लड़कियां पसंद नहीं आती जो अच्छी ना दिखती हो, लेकिन फिर भी कुमारी के प्रति ना जाने क्यों उसका मन डोलने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो उसके भाई की दोस्त थी। जब मैं छोटा था ना, तो ये विलन मेरा बहुत मजाक उड़ाता। पहले ये हमको परेशान करता और फिर ऐसा दिखाता कि इससे भोला और कोई है ही नहीं। एक बार तो इसने पत्थर से ना मेरा सिर ही फोड़ दिया था, मुझे सॉरी तक नहीं बोला। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब वो हम सब बाकी भाई बहन से ना काफी स्मार्ट और चालाक हो गया। वो हमेशा मेरे दादाजी के सामने ना बहुत शो ऑफ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इसलिए मुझे जरूर प्रेस करें। दादाजी से ना हमेशा डांट पड़ती थी। मेरी कभी कभी इस आदमी से मिलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये इतना बड़ा फटीचर निकलेगा। मेरा बस चले तो मैं इससे बहुत मारूंगा भी। निशांत ने प्रफुल्ल की तरफ देखा और कहा। फिर उसके बाद प्रफुल्ल परिवार के बाकी लोगों से मिल चुका था, तो वो आखिर में लकी के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, लकी यार, तुम भी गजब आदमी हो। इन लड़कियों को अपने साथ में पार्टी में लेकर आ गए। अच्छे से नींद वींद तो आई थी ना ठीक से? पूरा मजा लिए या नहीं? जैसे उन चारों लड़कियों ने सुना कि प्रफुल्ल क्या कहना चाह रहा था, तो उसका मन किया कि वो उठे और उसे जोरदार सबक सिखा दे। लेकिन लकी ने उन्हें देखा तो वो चारों लड़कियां अपनी जगह पर ही रुक गई और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो बस प्रफुल्ल को उससे घूरते हुए देख रही थी। प्रफुल्ल, तुम्हारे चेहरे पे अभी भी थोड़ी सी सूजन दिखाई दे रही है ना? लकी ने भी उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। जैसे ही निशांत ने लकी और कुमारी की मुस्कान की तरफ देखा, तो वो समझ गया कि लकी ने जरूर उसके गाल पर तमाचा लगाया था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और हंसते हुए बोला, हाँ प्रफुल्ल भाई, आपके गाल पर तो काफी सूजन नजर आ रहा है भाई। आप तो सुंदर लगते थे, लेकिन आप तो अभी बंदर लग रहे हैं। प्रफुल्ल ने जैसे ही ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोका। लेकिन फिर उसने बाकी घर वालों को देखा और बोला, चलो ठीक है, हंस लो मेरे ऊपर। तुम्हें मजा आ रहा है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब ये हंसी ना ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। मैं बता देता हूँ कि आज की रात तुम में से कोई भी ना भूलने वाला नहीं है। अरे हाँ, मैं एक और चीज तो बताना भूल गया। मुझे भी जयपुर में एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था। हो सकता है कि लकी तुम उससे जानते हो। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और इतने में शांतनु दरवाजे से अंदर आ गया। प्रफुल्ल ने उसे अंदर आने का इशारा कर दिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लकी शांतनु को देखता? और क्या लेने आया था शांतनु यहाँ पर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रफुल्ल सब लोगों से मिलने के बाद में लकी के पास आ गया, लेकिन तब तक निशांत उसका काफी मजाक उड़ा चुका था। उसके साथ ही लकी ने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल को उनकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गया। सब लोगों के सामने वो कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आज कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा था जिसकी वजह से लकी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और इसलिए वो शांतनु को अपने साथ पार्टी में ले आया। शांतनु सीधा दरवाजे के अंदर घुसा और प्रफुल्ल के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही लकी ने शांतनु को देखा, तो एक बार के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सोचा कि शांतनु अगर उसके सामने खड़ा था, तो इसका मतलब साफ था कि प्रफुल्ल को पहले ही उस डोनेशन के बारे में पता चल चुका था। लेकिन अगर इस चीज की खबर उसके दादाजी को लग जाती, तो ये लकी के लिए खतरनाक हो सकता था। वो तो इस चीज का शिकार होता ही होता, लेकिन उसकी माँ के ऊपर बहुत बड़ी आंच आ सकती थी। क्या बात है, अपने दोस्त को हेलो नहीं बोलोगे? हाँ? प्रफुल्ल ने शांतनु की तरफ देखा और फिर लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, हेलो लकी भाई, कैसे हैं आप? शांतनु ने कहा और फिर लकी के सामने झुककर उसे हेलो बोलने लगा। शांतनु लकी का दोस्त था, वो उसके साथ पढ़ाई करता था। ये सुनते ही अभिलाषा जी का दिल एक बार के लिए बैठ गया, लेकिन वो प्रफुल्ल की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे जोश के साथ उसकी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी इस बात को समझ चुकी थी कि उसने लकी को जो 1 करोड़ रुपए दिए थे, उसकी जानकारी प्रफुल्ल को लग चुकी थी। और इसी वजह से उनके चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया। लकी ने भी शांतनु की तरफ पैनी नजरों से देखा। उसने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर वो इस वक्त शांतनु से कुछ कहता, तो उसके लिए मामला और बिगड़ सकता था। चलो अब हमारे परिवार को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उधर चलकर बैठकर बात करते हैं, लकी ने कहा।
उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे और इस बात पर प्रफुल्ल को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था लकी और उसके परिवार को शांतनु के यहाँ होने का मतलब समझ आ गया था। अब प्रफुल्ल को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अरे अरे अभी कहाँ, अभी तो मुझे भी इससे बहुत सारी बातें करनी है बड़े भाई, प्रफुल्ल ने कहा और फिर शांतनु को अपने साथ में एक दूसरे टेबल पर लेकर आ गया। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसे अचानक बदल क्यों गया? दशरथ ने अभिलाषा जी से पूछा। वो अभी भी घबराई हुई लग रही थी। तो दशरथ ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अभिलाषा जी ने ही लकी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि अभी तो किसी ने ये बात कही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें डर लग रहा था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस वक्त प्रफुल्ल समझ चुका था कि अभिलाषा जी अपने पति के पास जाने वाली थी और इस चीज से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सोच विचार करने वाली थी। हुआ भी यही। अभिलाषा ने दशरथ का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में लेकर आ गई जहां पर कोई भी नहीं था। उसने दशरथ को सारी चीजें बताई जो उसके साथ हुई। जैसे ही दशरथ ने ये सुना तो न सिर्फ उसे गुस्सा आ रहा था बल्कि वो खुद भी अंदर तक घबरा गया। वो अभिलाषा पर चढ़ा और फिर गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में बोला, तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, पूछा क्यों नहीं? इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो अभिलाषा? अभिलाषा इस बात को जानती थी कि उसने जो किया था वो गलत किया था। इस चीज के लिए उसे डांट पड़नी ही चाहिए। तो उसकी डांट सुनकर और ज्यादा घबरा गई और फिर अपने बचाव में बोली, क्या मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकती? मैं लकी को कितना परेशान करते हुए देख सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें आकर ये सब बताती तो तुम मुझे कौन सा हाँ करने वाले थे, इसलिए मैंने चुपके से वो पैसे ना लकी को दे दिए। जब हम यहाँ वापस चले आए तो तुम मुझे डांट सकते हो, लेकिन प्लीज अभी ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। अरे यार, दशरथ ने कहा और अपना सिर पकड़ लिया। वो उन तरीकों की तलाश करने लगा जिससे सिचुएशन से बाहर निकला जा सके, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा माँ पापा, आप लोग बैठ जाइए, दादाजी आ रहे हैं। अब इस बात से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। मैं दादाजी के सामने अपनी गलती मान लूंगा और माफी मांग लूंगा। लकी इस बीच में उनके पास आए और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोला। लकी और उसके मम्मी पापा फिर से अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। इधर निशांत और कुमारी अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। रुस्तम और काशीनाथ जी इस बात को समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किया। इतने में वहां हो रही सारी आवाजें रुक गई और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए अपनी जगह से। हर कोई दरवाजे की तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में आदर का भाव था और साथ ही वो सब काफी खुश नजर आ रहे थे। शिवराज अग्रवाल, जो कि इस पूरे अग्रवाल परिवार के मुखिया थे, वो अंदर आ चुके थे। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था और उसके ऊपर हरे नीले रंग का जैकेट पहना हुआ था। वो अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधे हुए अंदर आ रहे थे और फिर अपनी बड़ी सी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनके पीछे एक और आदमी खड़ा था जो कि उनका पीए था और उनके साथ आइलैंड पर ही आया था। वैसे तो रिवाज ये था कि परिवार का मुखिया परिवार के साथ में एक ही टेबल पर बैठे और उसके आसपास वो लोग बैठे जो उसके बहुत खास हुआ करते, लेकिन फिर भी यहाँ अग्रवाल परिवार का बहुत बड़ा परिवार था और इसलिए इन लोगों के आपस में एक दूसरे से रिश्ते और एक दूसरे के काम बहुत जटिल थे। इसलिए शिवराज जी एक अलग और बड़ी सी टेबल पर जाकर बैठ गए ताकि किसी को किसी का बुरा न लगे। जब भी वो अपना जन्मदिन मनाया करते तो हर छोटे परिवार का मुखिया उनके सामने आकर उन्हें खीर खिलाया करता। उनमें से कुछ लोग उनके पास बैठकर उनसे 2 मिनट बात कर लेते। शिवराज को भी सबसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो आराम से सबकी बातों को सुना करते। चलिए अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, शिवराज जी ने सब लोगों को देखते हुए कहा। उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि एक बूढ़े आदमी का जन्मदिन मनाने के लिए इतने सारे लोग आए हुए थे। अगर एक बूढ़े आदमी का जन्मदिन मनाने के लिए इतने सारे लोग आते तो किसे इस बात की खुशी नहीं होती। लोगों ने उनकी बात सुनी और फिर वो अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इसके बाद हर छोटे परिवार के आदमी ने शिवराज को एक तोहफा दिया जो अपने घर से लेकर आए थे। वहां पर कम से कम 200 से ज्यादा तोहफे इकट्ठे हो गए और इस दौरान 2 घंटे लग गए। भले ही इस चीज में काफी देर लगती थी, लेकिन फिर भी ये एक औपचारिकता थी जिसका पूरा होना जरूरी था। अब सब लोग इसी जरिए अपनी अपनी भावना व्यक्त कर पाते। उधर शिवराज के जन्मदिन पर खुशियों का माहौल था, लेकिन इधर विराज के घर में शादी होने के बाद भी हालात ऐसे थे जैसे मातम मन रहा हो। विराज के पिता ने उससे साफ मना कर दिया था कि वो शहनाज के पास में भूल कर भी नहीं जा सकता था। जब वो शहनाज जैसी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखता था या फिर उसके पास जाता तो उसका मन करता कि उसे बाहों में भर ले।
वो उसका पति था, लेकिन फिर भी ना तो वो उसे छू पाता और ना ही कभी किस कर पाता। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो ऐसे ही ना मर जाए। लेकिन फिर जब उसे याद आया कि लकी कितना खतरनाक आदमी था, तो उसने उसकी शादी के दिन जो हंगामा किया था, उसके बाद से विराज काफी डरा हुआ था उससे। उसका नाम सोचते ही कांप जाता। चलो आज शहनाज नहीं तो कोई और सही, विराज ने अपने आप से कहा। वो बस अपनी प्यास बुझाना चाहता था और इसलिए वो सोच रहा था कि आज अपने घर की किसी मेड को ही अपने बिस्तर में बुला ले। जब से उसके बाप ने उसे शहनाज से छूने को मना किया था, तब से उसका दिमाग इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही दौड़ने लगा था। उसने इस काम के लिए अब अपने घरों की मेड का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इस सब की खबर शहनाज को बिल्कुल नहीं थी। उसने आज फिर अपने कमरे में एक मेड को बुला लिया। वो रात को उसके इंतजार में अपने बिस्तर पर लेटा रहा। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर एक सुंदर सी लड़की दाखिल हुई। उसे देखते ही विराज एक पल में तो उत्साहित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शहनाज ही थी। शहनाज, तुम यहाँ कैसे आ गई? विराज ने अपना मोबाइल और अपना खाना एक तरफ रखते हुए कहा। शहनाज ने गहरी सांस ली और विराज के पास पलंग पर जाकर बैठ गई। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम दोनों पति पत्नी हैं, ऐसे में क्या मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकती हूँ? पिछले 3 दिनों से शहनाज को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि विराज और वो दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। जैसे ही वो उसे देखता तो उसका अंदाज ही बदल जाता। वो घबरा कर उससे आंख चुरा लेता और फिर अपना रास्ता बदल लेता। ऐसे में शहनाज भी समझ गई थी कि ये जो सब कर रहा था शायद उसने अपने पिता के कहने पर ही करना शुरू किया था। अब शहनाज एक लड़की थी और इस तरह विराज के कमरे में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में जो चल रहा था उससे कैसे पार पाए। इसलिए उसने आज शाम इस बारे में अपने कमरे में बैठकर काफी सोचा और फिर आखिर में वो विराज के कमरे में उससे अपने मन की बात करने के लिए आ गई। विराज, तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा है क्या? शहनाज ने सीधा वो सवाल पूछ ही लिया जो उसके दिल में था। इस सवाल को सुनते ही विराज हिचक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का उसे क्या जवाब देना चाहिए। वो उसे कैसे ये बताता कि उसके पापा लकी की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर विराज ने शहनाज को हाथ भी लगा लिया तो इस बात पर लकी को गुस्सा आ जाएगा और वो इनके परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन वो ये सब शहनाज से कहता तो कैसे कहता? अगर शहनाज को ये बात पता चल जाती तो वो सोचती कि विराज कितना डरपोक किस्म का आदमी था। विराज ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि शहनाज उसके बारे में कुछ ऐसा सोचे। मेरे पापा ने मुझसे बात की थी, तुम यही सोच रही हो? उन्होंने मुझसे कहा कि भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन फिर भी अभी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस बात का डर है कि मुझे शादी के चक्कर में ना अपना करियर नहीं बर्बाद करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझसे तुमसे दूर रहने को कहा है। शहनाज, इसके लिए मुझे दोष दे सकती हो, गलती मेरी है इसमें। उसने शहनाज का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसकी तरफ देखने लगा। सच में? क्या सच में बात यही है? शहनाज ने उससे बड़े प्यार से पूछा। उसे इस चीज का आभास हो रहा था कि बात उतनी सी नहीं थी जितना विराज उससे बता रहा था। वो जानती थी कि बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। अरे हाँ, वैसे भी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा शहनाज, विराज ने कहा। फिर उसने उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे उसके हाथों को सहला रहा था। फिर उसकी नजर शहनाज पर जाकर टिक गई। उसने देखा कि उसका मुंह छोटा सा था, आंखें बड़ी और सफेद, बाहों तक जाती पलकें और सफेद झक गर्दन। विराज को ऐसा लगा कि शहनाज से सुंदर लड़की इस दुनिया में और कोई नहीं। सच में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अब उसकी आंखें उसकी होठों पर जा टिकी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज शहनाज को चूम लेता या शहनाज उससे पहले विराज को चूम लेती या उसे रोक देती? आपको क्या लगता है? लकी ने जैसे ही शांतनु को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर वो जिस तरह से उससे बात कर रहा था उससे उसकी मां को भी समझ में आ गया कि इस लड़के को 1 करोड़ वाली बात पता चल गई थी। अब वो कैसे भी करके लकी को इस मुसीबत से बाहर निकाल देना चाहती थी, लेकिन इस चीज के लिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। उधर जब बर्थडे पार्टी चल रही थी तो इधर शहनाज विराज के कमरे में दाखिल हो गई। तो विराज के इस तरह के व्यवहार से परेशान थी और उसने जब उससे इस बारे में पूछा तो विराज ने उसे बहाना दे दिया। इसके बाद वो शहनाज का मासूम चेहरा और नशीली आंखें देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो उसे चूमना चाहता था। उसकी नजर शहनाज के होठों पर ही टिकी हुई थी। उसने अपने होठों को शहनाज के होठों की दिशा में बढ़ाना शुरू कर दिया। इधर शहनाज के भी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तेज से और तेज हुए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था अगर विराज ने उसे चूम लिया तो फिर दोनों के लिए ही एक दूसरे को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा और आज वो उस चीज को कर बैठेंगे
जिसके लिए विराज के पिता ने उसे मना किया हुआ था। जैसे ही विराज उसे चूमने को था और उसने अपने होठों को गोल किया ही था कि इतने में शहनाज ने अपना चेहरा पीछे हटा लिया और बोली, विराज, मुझे थोड़ी सी कॉफी पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ी कॉफी दे सकते हो? वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और इस चीज के लिए वो अपने आप से थोड़ा सा वक्त चाहती थी। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। विराज उसे चूमने वाला था, लेकिन फिर शहनाज के रोक देने की वजह से वो रुक गया। वो समझ रहा था कि शहनाज अब उसके कमरे में आ गई थी तो कहीं जाने वाली तो थी नहीं। ऐसे में आज उसकी इतनी लंबी मुराद जो पूरी होने वाली थी, अगर उसमें थोड़ी सी और देर हो जाती तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसकी चाह और ज्यादा उबाल मारे जा रही थी। विराज हॉल में आया और उसने एक नौकर से पूछा कि उसके पापा घर पर हैं या नहीं। नौकर ने मना कर दिया। वो समझ गया था कि उसके पिताजी शादी से जुड़े हुए कुछ काम निपटाने के लिए बाहर गए हुए होंगे। वैसे भी वो इन दिनों इन्हीं सब कामों में तो लगे हुए थे। विराज को खुशी ना हो ऐसा हो नहीं सकता था। अभी कमरे में जो होने वाला था उसे सोच सोच कर ही उसका खून उसकी नसों में से बाहर आने को बेताब हुए जा रहा था। उसने सोचा कि आज वो शहनाज के साथ में अपनी मन की मुराद पूरी कर लेगा और बाद में शहनाज से कह देगा कि किसी को बताना मत, खास करके पिता को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शहनाज ना बहुत शर्मीली है, इतनी आसानी से खुल ही नहीं पा रही है। मुझे इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना मैं उसके लिए। विराज ने अपने मन में सोचा कि वो शहनाज के लिए कुछ ऐसी दवा मंगवाए जिससे उसके मन की और शरीर की उत्तेजना बढ़ जाए। उसने पहले अपने आप से सोचा कि उसे कौन सी दवा मंगवानी चाहिए, फिर उसके बारे में लिखकर अपने घर के नौकर को उसे लाने के लिए भेज दिया। इधर विराज के कमरे में शहनाज आराम से बैठी हुई थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके दिल में भी भयंकर द्वंद्व चले जा रहा था। अगर कॉफी पीने के बाद भी विराज उसके करीब आने की कोशिश करने लगा और उसके साथ में कुछ कुछ करने की कोशिश करने लगा तो फिर क्या करने वाली थी वो, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो उसके करियर के बीच में नहीं आना चाहती थी। विराज ने पहले भी मेरी जान बचाई थी। हम दोनों ने कितना कुछ एक दूसरे के साथ देखा है। मैं अपने दिल से उसे बहुत पसंद करती हूँ। इसके अलावा अब तो हम दोनों पति पत्नी भी हैं। ऐसे में अगर वो मेरे साथ इस तरह की कोई चीज करना चाहता है तो दिक्कत क्या है इसमें? ये तो काफी नॉर्मल बात है। तो फिर मैं। जैसे ही शहनाज के दिमाग में ये सब चलना शुरू हुआ तो उसके गालों ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। अब उसके गाल लाल हो गए थे और बुरी तरीके से जल रहे थे। उसे अंदर ही अंदर अपने मन में काफी शर्म आ रही थी। नहीं, मुझे ना इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, शहनाज ने अपने आप से कहा। फिर उसने उन किताबों की तरफ अपनी नजर घुमा दी जो बुक शेल्फ में और टेबल पर रखी हुई थी। वो खड़ी हुई और एक एक करके उन्हें देखने लगी। उसे ये बात काफी अच्छी लग रही थी कि विराज के कमरे में इतनी सारी किताबें थी। विराज को ना किताबें पढ़ने का कितना शौक है, लेकिन वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है? शहनाज ने अपने आप से पूछा और फिर उस शेल्फ में से 2 किताबें निकाल ली। उसने देखा कि वहां पर वो दोनों ही किताबें बिजनेस से जुड़ी थी, इसलिए उसने उन्हें वापस अपनी जगह पर रख दिया। अरे ये क्या है? शहनाज ने देखा कि वहां पर जो ढेर सारी किताबें काफी करीने से जमी हुई थी, उनमें एक छोटी सी नोटबुक भी थी। वो देखने में तो काफी सुंदर लग रही थी। शहनाज ने उसे निकाला और खोल कर देखने लगी। उसके ऊपर जब उसने नाम पढ़ा तो वो अंदर तक हिल गई। उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ था राधिका। राधिका? शहनाज ने अपने आप से पूछा। उसे शक हो रहा था कि कहीं ये लकी की गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं। उसका नाम इस नोटबुक पर क्या कर रहा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले लकी शहनाज को उसकी गर्लफ्रेंड मान रहा था। ऐसे में कहीं सच में तो ये नोटबुक उसकी गर्लफ्रेंड की तो नहीं थी। शहनाज जब ये सब सोचे जा रही थी तो उसने डायरी का पहला पन्ना खोल लिया। उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसने आगे पढ़ा और फिर पन्ना दर पन्ना पढ़ने लगी। उसने देखा कि राधिका की जिंदगी में कितने दर्दनाक किस्से हुए थे। वो कितनी मुश्किलों भरी जिंदगी बसर कर रही थी। शहनाज ने जब ये पढ़ा तो वो अंदर तक हिल गई। उसका दिल राधिका से जुड़ गया। उसके मन में राधिका के लिए सिंपैथी जाग गई और वो लकी के बारे में सोचने लगी। उसे अब समझ आ रहा था कि लकी राधिका से आखिर इतना प्यार क्यों करता था। राधिका की जिंदगी कहीं से भी आसान नहीं थी। अब अचानक से उसके दिल में लकी के लिए जो नफरत थी वो कम होने लगी। वो डायरी पढ़ती जा रही थी और फिर उसने उनमें 2 अप्रैल की एंट्री खोल ली जिसमें लकी और राधिका की पहली मुलाकात हुई थी। मुझे ज्योति और उसके साथ की 2 और लड़कियां काफी परेशान कर रही थी, इसलिए मैं भागते हुए तालाब के पास आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में रहने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं।
मेरा दुनिया में रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने अपना खाना खाया और मैं पानी में कूद गई। मैं मरना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सांस छोड़ने वाली थी, ठीक तभी एक लड़का मेरे पीछे पानी में कूद गया। वो मुझे बचाना चाहता था। उसने मुझे बाहर निकाला और फिर बताया कि उसका नाम लकी था। मैंने उसके साथ में बाद में खाना खाया। उसे मेरे जैसे इंसान के अंदर दोबारा जीने की चाह पैदा कर दी थी। जैसे ही शहनाज ने यह पढ़ा तो उसके दिल में जैसे कुछ हिल गया। इसके साथ ही वो अपने मन ही मन काफी कंफ्यूज महसूस करने लगी। जैसा उसके साथ उस नदी के पास में हुआ था, वैसा ही यहाँ राधिका के साथ में हुआ। जैसे विराज ने उसे बचाया, वैसे ही लकी ने भी राधिका को बचाया। ऐसे में शहनाज को लग रहा था कि ये इत्तेफाक तो नहीं था, और इसलिए वो आगे और पढ़ने बैठ गई। 13 अप्रैल। मुझे नहीं पता कि लकी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उसने कमलनाथ सर के पैसे चुरा लिए। मुझे उसकी इस हरकत की वजह से उससे नफरत हो गई थी, लेकिन मैं उसे ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकती। मैं कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अब काम पर जाना है। मैं काम करूंगी और उसने जो भी पैसा चुराया है उसे वापस कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि वो अच्छा है, और मेरे लिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि मैं उसे जल्द से जल्द बरी करवा दूं। 17 अप्रैल। आज जब मैं भुट्टा खा रही थी तो फिर से मुझे रोना आ गया था। मुझे लगा कि मेरी माँ सड़क के किनारे बैठी हुई हैं और भुट्टे बेच रही हैं, और मैं उनसे कह रही हूँ कि आप मेरे लिए मिठाई खरीद कर ले आओ। उस वक्त मैं सच में बहुत बदतमीज थी। 20 अप्रैल। आज मैंने देखा कि गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में एक डोनेशन कैंप लगा हुआ था। वहां पर लकी ने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया, लेकिन जब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उसने लॉटरी का पैसा दान किया था और वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, तो लकी ने खड़े खड़े 5 लाख रुपए और दान कर दिए। 25 अप्रैल। लकी एक रेस्टोरेंट के अंदर लोगों से सिर्फ मेरे लिए लड़ाई कर रहा था। उसने उस लड़की से कहा जिसने मुझे मारा था कि वो मेरे पैर छुए और मुझसे माफी मांगे। इसके बाद ज्योति ने मुझे पानी में धक्का दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाली हूँ। तब लकी मुझे बचाने के लिए आया, और मुझे बचाने के दौरान उसे काफी चोट लग गई। लकी के परिवार ने हम दोनों को बचाने के लिए वहां पर 6 हेलीकॉप्टर भेजे थे। शहनाज का दिमाग ये सब पढ़कर और भी ज्यादा खराब हुए जा रहा था। जो राधिका की डायरी में लिखा था वो सारी चीजें विराज और शहनाज के साथ में हुई थी। एक चीज को तो चलो इत्तेफाक माना जा सकता था, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी ही चीजें वैसी हुई जा रही थी। ऐसे में ऐसे इत्तेफाक कैसे कहा जा सकता था? शहनाज उसमें लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखी जा रही थी, और एक पल बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे राधिका की वजह से वो खुद उस डायरी में उतर आई थी। शहनाज के मन अब अजीब से हलचल पैदा करने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर पुरानी यादों का तूफान उठ रहा था। अचानक से उसकी आंखों के सामने लकी का चेहरा आ गया। लकी उसे बुला रहा था। तुम मेरी राधिका हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं हो सकता। शहनाज ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। ठीक इसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में विराज दाखिल हो गया था। उसके हाथ में कॉफी का कप था और उसने उसमें वो दवा मिला रखी थी जो उसे उत्तेजित कर देने वाली थी। विराज ने देखा कि शहनाज उसकी टेबल के पास में खड़ी थी और उसके पास में वो डायरी खुली हुई थी। ये देखते ही विराज का दिल जोर से कांप गया। उसके हाथ वो कॉफी का मग छूट गया और वो नीचे गिर गया। उस कप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। विराज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चाई क्या है? इस डायरी में जो लिखा है वो हमारे साथ भी हुआ है। कैसे हो सकता है ऐसे विराज? शहनाज सच्चाई जानने के लिए बेताब हुई जा रही थी। वो किसी भी हाल में अब सच जानना चाहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि असलियत क्या है। फिर जैसे ही विराज के हाथ से वो कप छूट गया तो उसे लगा कि अब समस्या और ज्यादा बढ़ गई। अरे ये तो मुझे ऐसे ही मिल गई थी। मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने कमरे में ले आया था। लेकिन मैं बस इसे फेंकने ही वाला था, इसलिए मैंने इसे ऐसे बाहर निकाला हुआ था। विराज ने घर फिर वो टेबल की तरफ बढ़ने लगा। वो इस डायरी को बाहर फेंक देना चाहता था। वो डायरी उठाने ही वाला था कि इतने में शहनाज ने अपने हाथों से उस डायरी को पकड़ लिया। विराज सच में उससे कुछ छुपा रहा था। शहनाज ने उसके हाथ लगाने से पहले ही वो डायरी उठा ली। फिर उसने विराज की तरफ देखा और अचानक से उसके कमरे से बाहर आ गई। शहनाज सोच रही थी कि वो शायद सच में राधिका भी हो सकती थी। उस डायरी के हिसाब से राधिका की भी एक ऐसी ही माँ थी जो कुछ महीनों पहले मर गई थी। लेकिन अगर वो राधिका थी तो फिर दर्शन जरीवाल कौन था? उस डायरी में ढेर सारे रहस्य छिपे हुए थे जिनका जवाब शहनाज जल्द से जल्द निकाल लेना चाहती थी। वो इस तरह से जी नहीं सकती थी। उसे लग रहा था कुछ तो गलत हो रहा था, बहुत गलत, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में राधिका को पता चल जाता कि वही राधिका थी,
या फिर अब बहुत देर हो चुकी थी। शहनाज के हाथ में राधिका की डायरी लग गई थी। उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि राधिका के साथ में जो कुछ हुआ वो उसके साथ में भी हुआ था, लेकिन फिर उसने देखा कि दोनों की जिंदगी की सारी घटनाएं एक सी थी। ये देखकर शहनाज का दिमाग हिल गया था। इतने में विराज भी वहां पर कॉफी लेकर आ गया। जब उसने शहनाज के हाथ में उसकी डायरी देखी तो वो चौंक गया और उससे कॉफी का मग छूट गया। इससे पहले कि वो शहनाज के हाथ से वो डायरी ले पाता, शहनाज वो डायरी लेकर वहां से बाहर आ गई। उसने उसे उठाया और सीधा एक ऑटो पकड़ लिया। वो इस वक्त अपने घर जाकर अपने पिता से इस बारे में सारी बात करने वाली थी। शहनाज उस डायरी के साथ में अपने घर में दाखिल हो गई। क्या बात है शहनाज, इतनी घबराई हुई क्यों और ऐसे अचानक कहां से भागी भागी आ रही हो? सब ठीक है ना बेटा? दर्शन ने जैसे ही शहनाज को इस हाल में देखा तो उसने पूछ लिया। वो अपने घर में लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में सोच विचार कर रहा था। दीदी क्या हुआ? घर की इतनी याद आ रही है क्या कि आप ऐसी ऐसी भागी भागी आ गई? इतने में शिरीन ने भी उसके आने की आवाज सुन ली थी और वो खुद अपने कमरे से बाहर आ गई। शहनाज अपने पिता के सामने खड़ी हुई थी। उसने उन्हें देखा और पूछा, पापा सच सच बताओ ना, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? शहनाज ये सब क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा पिता हूं, भले मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो। मुझे लगता है कि विराट से तुम्हारी लड़ाई हुई है ना? जाओ अंदर जाओ, आराम करो, हम जो भी बात होगी सुबह करेंगे। दर्शन ने कहा। असल में वो अपनी बेटी से आंख चुरा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। नहीं पापा, मुझे आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप सच में मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना पापा? मैं आखिर बार आपसे पूछ रही हूं कि मैं आपकी बेटी हूं या नहीं हूं। शहनाज ने काफी हिम्मत जुटाते हुए कहा। वो यहां से बिना बात किए जाना नहीं चाहती थी। अगर वो राधिका थी तो इसका मतलब साफ था कि उसकी मां का नाम यशोदा ही होने वाला था। उसके पिता तो थे ही नहीं। ऐसे में यह भी साफ हो गया था कि दर्शन उसके पिता नहीं थे। शहनाज, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर सकती हो कि वो तुम्हारे पिता नहीं है? दर्शन ने शहनाज को थोड़ा सा डांटते हुए कहा। वो अपने झूठ को गुस्से में छिपा लेना चाहता था। हाँ दीदी, ये क्या बात हुई? आप पापा से इस तरह के सवाल कैसे कर सकते हो? आप शहनाज हो दी, आप मेरे पापा की बेटी हो और मैं आपकी छोटी बहन हूं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में और कुछ ज्यादा कुछ सोचना चाहिए। शिरीन ने शहनाज को घबराते हुए गले से लगा लिया। वो उसे शांत करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पापा क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये यशोदा कौन है? शहनाज लेकिन किसी की बात सुनने को राजी नहीं थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और फिर सवाल किया। वो जानती थी कि बात इतनी साफ नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। इस मामले में जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ थी। वो लोग उससे उसकी पहचान छिपा रहे थे। वो जानना चाह रही थी कि दर्शन आखिर क्या छिपा रहा था। इधर जैसे ही दर्शन ने यशोदा का नाम सुना तो उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि शायद शहनाज की याददाश्त वापस आने लगी थी, लेकिन दर्शन ने अपने झटके को फिर से अपने दिल में दबा लिया और शहनाज की तरफ देखने लगा। उसके हाथ अपने आप में मुट्ठियों में बंध गए। पापा, मुझे अपने बारे में और अपने अतीत के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। आप मुझे ये नहीं बताएंगे तो मैं कभी खुशी खुशी ना अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। और ऐसे में हो नहीं सकता कि आप नहीं बताएं तो मुझे कहीं से पता नहीं चलेगा। किसी न किसी दिन तो मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आई जाएगी पापा। उस दिन हो सकता है कि उस रोज मैं आपसे नफरत करनी शुरू कर दूं। प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है, मैं राधिका हूं या नहीं हूं, बता दीजिए प्लीज मुझे पापा। दर्शन के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब रेत उसकी मुट्ठी में बंधने वाली नहीं थी। वो आज शहनाज से कुछ भी नहीं छिपा सकता था, चाह कर भी नहीं। ऐसे में उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आखिरकार जब उसके दिल की धड़कन उसके काबू में आई तो उसने कहा, शहनाज, तुम्हें यहां इस घर में आए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। उससे पहले तुम इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही शहनाज ने अपने पिता के मुंह से ये बात सुनी तो उसके पैर उखड़ गए। वो बेहोशी के मारे नीचे गिरने वाली थी, लेकिन इतने में शिरीन ने उसे संभाल लिया। उसने अपनी जान को समेटा और फिर अपने पिता की आंखों में देखते हुए बोली, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं पापा? शहनाज ने बड़ी हिम्मत करके ये बात पूछा। वो जानती थी कि इस सवाल का जवाब उसे डरा सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो इस सवाल का जवाब सुनना चाहती थी। हां, तुम मेरी बेटी हो, दर्शन ने कहा और फिर शहनाज के पास जाने लगा।
उसके चेहरे पर शहनाज को मनाने के भाव साफ नजर आ रहे थे। पापा! इतने में शिरीन ने शहनाज को दर्शन के हवाले कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि दर्शन सच में उसका पिता था। अगर वो उसका पिता होने से मना कर देता तो शायद शहनाज इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। शहनाज बेटा, देखो, जो सच है वो हो सकता है कि तुम्हें अंदर तक हिला दे, फिर भी क्या है, तुम उस सच को सुनना चाहती हो? दर्शन ने शहनाज के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। अगर वो कड़वा हुआ तो भी मैं उसे सुनना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बताओ। शहनाज ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, आज वो बिना सच सुने यहां से जाने वाली नहीं थी। दर्शन ने फिर से एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें और ज्यादा गहरी हो गई। वो अपनी आंखों से अपने पुराने दिनों को देख पा रहा था। उसने देखा और कहा, तुम्हारी मां का नाम रोशन था। वो मेहरा खानदान से आती थी। उनका घर पटना में था। पटना में उनका परिवार एक बड़ा परिवार माना जाता था। तुम्हारी मां और मैं, हम दोनों एक दूसरे से एक प्ले के दौरान मिले और वहां पे हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। हमारे प्यार को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और हमने सोचा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद तुम हमारी जिंदगी में आई। जैसे ही शहनाज ने यह सुना तो वो थोड़ा सा हैरान हो गई, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके बाद मैं हमारी शादी की बात करने के लिए और तैयारी करने के लिए जयपुर आ गया था, लेकिन रोशन ने अपने घर वालों को नहीं बताया कि हम दोनों शादी करने का सोच रहे थे। मुझे तब मालूम नहीं था कि रोशन इतने बड़े परिवार की बेटी थी। मेरी नजर में तो वो किसी आम से घर से आने वाली एक आम सी लड़की थी। मैंने कभी उससे इस बारे में कुछ पूछा भी नहीं और बस उसकी परवाह करके और उसका ध्यान रखने में ही लगा रहता। जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब तक मैं ही था जो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखता। उसके बाद जब रोशन पेट से हुई और उसका आखिर महीना चल रहा था, जब वो तुम्हें जन्म देने वाली थी, तो उस वक्त रोशन के घर से कुछ लोग मेरे GHR पर आ गए और उन्होंने मुझे और रोशन को पटना में पकड़ लिया। मुझे तब जाकर पता लगा कि ये मेहरा खानदान की बेटी है। रोशन के परिवार के मुखिया यानी पृथ्वीराज मेहरा जानते थे कि रोशन के पेट में मेरा बच्चा है। उन्हें ये बात बुरी लगी और इस वजह से वो मेरा खून कर देना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे रोशन ने मुझे बचा लिया और मेरी जिंदगी बच गई, फिर उसने एक खुफिया जगह पर बंद कर दिया था मुझे। दर्शन ने कहा और उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से उन्हीं दिनों में पहुंच गया था। उसने शहनाज को देखा और कहा, उसके बाद रोशन मुझे देखने के लिए नहीं आ पाई। मैं छुपा हुआ था और मेरे लिए खाना यशोदा नाम की एक मेड लेकर आ दी। मुझे सारी चीजों के बारे में पहले ही वो खबर भी थी और वो बता दिया करती। मैं उसके जरिए रोशन तक अपनी कुछ बात पहुंचवा देता। फिर यशोदा ने मुझे बताया कि रोशन के दादाजी को तुम बिल्कुल पसंद नहीं। वो तुम्हें पेट में ही गिरवा देना चाहते थे और इसी वजह से उनमें और रोशन में आए दिन झगड़े होते रहते। लगभग 10 दिनों तक यही सब चलता रहा। 10 दिनों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। यशोदा मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि एक बेटी का जन्म हुआ है। उसका नाम उन्होंने राधिका रखा। यशोदा ने मुझे यह भी कहा कि रोशन मुझे यहां से निकलवाने में मेरी मदद करने वाली है। फिर उसके बाद वो मौका देखकर राधिका को लेकर मेरे पास आई और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। अब जब ये कहानी शहनाज के सामने आई तो उसे एहसास हुआ कि उसका नाम शहनाज नहीं था और न ही उसका सरनेम जरीवाल था। उसका नाम था राधिका। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ ना, उसके अगले रोज ही मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया था। मैं तब भी पटना में ही रुका रहा और छुपते छुपाते तुम्हें और तुम्हारी मां को देखता रहा। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो और मैं एक दिन फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, एक दिन जरूर होंगे। ये कहते कहते दर्शन की आंखें भर आई और उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने शहनाज को देखा और कहा, लेकिन बाद में मुझे खबर मिली कि रोशनी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। वो तुम्हें लेह के पहाड़ों में छिपने जा रही थी। तुम्हारे दूसरे घर वाले तुम्हें मार देना चाहते थे और उसी दौरान रोशन की मौत हुई। लेकिन बाहर आकर उसके घर वालों ने यह कहा कि रोशन को मैंने मारा है। मैंने उल्टा उनसे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। तब पृथ्वीराज जी ने मुझे कोने में ले गए जहां पर कोई नहीं था। उन्होंने वहां मुझे ले जाकर कहा कि अगर मैंने दोबारा अपनी जुबान से तुम्हारा नाम लिया तो वो मुझे हाथ के हाथ जान से मार देंगे। आगे भविष्य में अगर मुझे जिंदा रहना था तो मेरे और रोशन के बीच में क्या हुआ था इसका जिक्र
मुझे किसी से नहीं करना था, वरना वो लोग मुझे छोड़ते नहीं। मैं जानता था कि वो बहुत बड़ा परिवार था, इसलिए मैं अपना सब कुछ वहां से लेकर पहले दिल्ली आया और वहां से जयपुर चला गया। लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। बस तब से ही मैं अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रहा था। शहनाज ध्यान से अपने पिता की बात सुनती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सालों बाद में भी वो उसे पहचान कैसे पाए। पहले तो मैं उन लोगों के पास जाता, अनाथालय जो चलाते थे, वहां से मैंने तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन तुम मिली नहीं। इसके बाद मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन 20 सालों तक मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा और मेरे हाथ कुछ नहीं निकला। तो फिर आपने मुझे ढूंढा कैसे और मैं यहां कैसे आई? शहनाज ने पूछा। 4 महीने पहले एक आदमी का मेरे पास में फोन आया। उसने मुझसे कहा कि उसके पास में मेरी बेटी से जुड़ी हुई एक खबर है। मुझे ये सुनते ही झटका लगा और मैं सीधा दौड़ता हुआ वहां गया और जहां से मुझे ये खबर मिली थी, मैंने देखा कि तुम एक कमरे में एक बिस्तर पर लेटी थी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं देखते ही पहचान गया तुम्हें कि तुम मेरी बेटी हो। तुम पूरी तरीके से रोशन जैसी दिखती हो। इसके अलावा तुमने जो पेंडेंट पहना हुआ था वो रोशन का ही था। अब मेरे दिल में किसी तरह का कोई शक बाकी नहीं रह गया कि तुम ही मेरी बेटी हो, दर्शन ने कहा और बहुत ही प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कदम उठाने वाली थी शहनाज अपनी असली पहचान जानने के बाद? क्या वो फिर से लकी के पास जाती? आपको क्या लगता है? शहनाज सीधा उस डायरी को लेकर अपने घर आने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो अपने घर पर आई तो उसके पिता दर्शन उसे देखकर घबरा गए। पहले तो उन्होंने शहनाज को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि शहनाज इस तरह से नहीं मानने वाली थी, तो उन्होंने उसे सच बता दिया था। अब शहनाज के सामने सारी सच्चाई आ गई। दर्शन शहनाज को बड़े ही प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा, जिन 2 लोगों ने तुम्हें यहां भेजा था वो तुम्हारी माँ के ही परिवार के थे। मुझे उनसे तुम्हारी माँ की मौत के बारे में पता चला था। मुझे ये भी खबर मिली कि वो लोग तुम्हें भी मारना चाहते थे, लेकिन फिर यशोदा तुम्हें अपने साथ लेकर वहां से भाग गई थी। उसके बाद से उसने ही तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया। तब से रोशन के परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम उन्हें मिली नहीं थी। लेकिन कुछ लोग तुम्हारे घर में अच्छे भी थे जो तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी खबर दी थी। जैसे ही शहनाज ने यह सब सुना तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। इस खबर ने उसे दोबारा झकझोर दिया। पिछली बार जब यही सब उसे यशोदा ने मरने से पहले बताया था, तब भी वो अपने आप को इसी तरह संभाल नहीं पाई थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, रोते नहीं है, रोना बंद करो। इस तरह से रोने से क्या फायदा? दर्शन ने शहनाज के आंसू पोंछते हुए कहा। उसके बाद में वो आगे बोला, रोशन ने असल में उन दोनों लोगों पर जाने से पहले बहुत एहसान किए थे। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और वो दोनों भी उसे बहुत प्यार करते हैं। वो जानते थे कि अगर उन्होंने तुम्हें फिर से रोशन के घर वालों के पास भेज दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो सीधा तुम्हें मेरे पास ले आए। तब तुम्हें सिर पर बहुत बड़ी चोट लगी हुई थी। तब मैं सीधा तुम्हें अस्पताल लेकर भागा। लगभग 10 दिनों तक बेहोश रहने के बाद तुम्हें होश आया था। क्या उन्होंने बताया कि मुझे चोट कैसे लगी थी या यहां आने से पहले मैं कहां थी? शहनाज ने पूछा। अब वो राधिका के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। वो इस बात की पुष्टि करना चाहती थी कि सच में उस डायरी वाली राधिका तो वो नहीं थी। उन्होंने मुझे बस यही कहा कि तुम 4थी मंजिल से नीचे गिर गई। ये घटना तुम्हारे साथ में दिल्ली के किसी होटल के बाहर हुई। उन्होंने इस बारे में कोई खबर नहीं की कि तुम उस होटल में कैसे पहुंची और वहां पर क्या हो रहा था तुम्हारे साथ। लेकिन उन्हें बस ये याद है कि जब वो लोग तुम्हें वहां से लेकर यहाँ आए तब एक बहुत बड़ी फोर्स किसी राधिका नाम की लड़की की तलाश में पूरे दिल्ली में घूम रहे थे। हो सकता है कि तुम शहनाज होने से पहले राधिका ही रही हो, लेकिन हाँ, जब तुम अस्पताल में थी तो तुम्हारे गले में एक नेकलेस था। उस नेकलेस को डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज करने की वजह से तुम्हारे गले से हटा दिया था। फिर तुम्हें होश आया तब हमें पता चला कि तुम अपनी याददाश्त खो चुकी थी। मुझे लगा कि ये हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो नेकलेस कभी वापस नहीं किया। मुझे डर था कि कहीं उसे देखने के बाद फिर से तुम अपनी उन पुरानी चीजों के बारे में सोचना ना शुरू कर दो, या फिर तुम फिर से अपनी पुरानी यादों में न चली जाओ। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो मैं तुम्हें वो नेकलेस दे देता हूं, दर्शन ने फिर से कहा। इसके बाद वो अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया
उसने उसके हाथों में एक नेकलेस दे दिया। वो डायमंड का नेकलेस था जो लकी ने उसे खुद लाकर दिया था। ना सिर्फ दिया था बल्कि उसने उसे ढेर सारे लोगों के सामने उसे अपने गले में पहनाया था। शहनाज ने अपने पिता के हाथ से वो नेकलेस ले लिया। अब ये सब बात सुनने के बाद मुझसे वो नेकलेस देखा देखा सा लग रहा था। उसने उसे ध्यान से देखा और अचानक से उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें चमकने लगी। वो सारी तस्वीरें एक एक के बाद बहुत ही तेजी से उसकी आंखों के आगे चमकती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में अब तक जो कुछ सोया हुआ था वो जाग गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो कुछ खो गया था वो उसे दोबारा मिल गया था। शहनाज उसे देखते देखते टेबल पर बैठ गई। उसने वहां से एक पेन लिया और फिर डायरी खोली। फिर उसने पहले पन्ने पर जो राधिका लिखा था उसके नीचे फिर से राधिका लिख दिया। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही राधिका एक ही हाथ से एक ही वक्त में लिखे गए हों। वो दोनों ही हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसी थी। दीदी, ये तो आपकी ही डायरी है, अचानक से शिरीन ने उछलते हुए कहा। शहनाज ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। उसने फिर से उस डायरी को खोला और उन शब्दों को पढ़ने लगी जो उनमें लिखे हुए थे। उसके दिमाग में जो तस्वीरों का उबाल आ रहा था वो अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। वो लड़की जो उस तालाब में गिर गई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी, और जिस आदमी ने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो एक ढाबे पर काम करने के लिए चली गई थी। वहां पर कुछ लोगों ने उसे परेशान किया था और उन लोगों से जिसने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। ज्योति ने जब राधिका को पानी में गिरा दिया था और वो उसे डुबाकर मारने वाली थी तब भी उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। लकी ने ही उसे म्यूजिक कंपनी ज्वाइन करवाई थी। फिर धीरे धीरे उसे वो ऑडिशन, शो, कुत्ता, निशांत और बाकी सब चीजें याद आने लगी। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि वो शहनाज नहीं बल्कि राधिका थी, लकी की राधिका। लकी उसका बॉयफ्रेंड था। अचानक से राधिका को वो भी याद आ गया जो जयपुर में हो रहा था। लकी उसे मनाने की, समझाने की कोशिश किए जा रहा था। वो उसकी याददाश्त को जगाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन उसने लकी के साथ में बदले में जो किया वो बहुत बुरा था। वो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने लकी का दिल दुखा दिया था, और इस हद तक दुखा दिया कि अब उस चीज की कोई माफी तक नहीं मांगी जा सकती थी। ये सब सोचते सोचते राधिका के दिल में ग्लानि भर आए। उसने लकी के साथ में जो किया उसका उसे पछतावा होने लगा और वो लकी से माफी मांग लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि लकी दोबारा उसकी जिंदगी में आ जाए, वो भी अभी। वो सच में लकी से इस वक्त माफी मांगना चाहती थी। वो पहले उससे जितना प्यार करती थी उससे भी ज्यादा अब वो उसे प्यार करना चाहती थी। राधिका की आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। उसका चेहरा उदास हो गया। उसका शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे सब याद आ गया है, मुझे सब याद आ गया है, मैं राधिका हूं। उसने मुझे झूठ नहीं कहा था, मैं राधिका हूं, मैं उससे प्यार करती हूं, मैं राधिका हूं। उसने मुझे झूठ नहीं कहा था। दीदी, क्या आपको सच में सब कुछ याद आ गया है? लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है? उल्टा ये तो खुशी की बात है ना। आप प्लीज रोना बंद कर दो। शिरीन ने राधिका की तरफ देखा और कहा। वो उसके रोने से खुद बहुत परेशान हो रही थी। मैं रोना कैसे बंद कर दूं शिरीन? मैंने लकी का दिल तोड़ दिया यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं। सच में अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया तब वो मेरे पास नहीं है। मुझे माफ करेगा क्या वो? मैंने उसके साथ जो किया क्या वो माफ करने लायक है? बताओ मुझे। मुझे उसकी इतनी याद आ रही है शिरीन। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए, या फिर मैं खुद उसके पास वापस जाना चाहती हूँ। मैं क्या करूं शिरीन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? राधिका ने कहा। जितने उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे उससे ज्यादा तो उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो रोए जा रही थी। अचानक से वो दिन उसे याद आने लगे जब वो और विराज एक दूसरे से शादी करने वाले थे और लकी ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया था। जिस तरह से लकी ने उससे पूछा था कि वो क्या सच में विराज से शादी करना चाहती थी, वो अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसके शब्दों के पीछे का मतलब उसे अब जाकर समझ आया। राधिका से अपना ही किया हुआ अब सहन नहीं हो पा रहा था। उसने लकी को सच में बहुत दर्द दिया था। उसने उसे जिंदा रहते हुए भी मार दिया। अब अगर इसके लिए वो नरक में भी चली जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर कोई उसके जिंदा शरीर को भी आग लगा देता तो भी उसे लग रहा था कि वो उसे तकलीफ की बराबरी नहीं कर सकती थी जो उसने लकी को दी थी। मुझे खुद से घिन आ रही है यार, घिन आ रही है मुझे खुद से घिन आ रही है। मैं बहुत बुरी हूँ श्री, बहुत बुरी हूँ। वो बेचारा तो बार बार मेरे पास मेरे भले के लिए आ रहा था और मैं उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी श्री। यार क्या करूं? शहनाज बस अपनी गलतियों के बारे में बोली जा रही थी।
उसका मुंह था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही उसके आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दीदी, आपको सच में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसे अभी भी फोन करोगी ना तो वो सच में आपकी आवाज सुनकर खुश हो जाएगा। मैं जानती हूँ वो आदमी कैसा है, उसका दिल बहुत साफ है दी। शिरीन ने उसे सलाह देते हुए कहा, लेकिन राधिका को इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो लकी को फोन में ला सके। शिरीन भी जानती थी कि राधिका के लिए इस वक्त लकी को फोन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी राधिका को लकी की आवाज सुने बिना चैन कहाँ आने वाला था। इसलिए उसने फिर से राधिका को समझाया और राधिका ने भी अपना फोन निकाल लिया। वो काफी देर तक अपने हाथ में उसे थामे हुए कुछ सोच रही थी। भले ही लकी उससे कैसे भी बात करता, पर फिर भी वो लकी को फोन मिलाने ही वाली थी। वो तो उससे बात करने ही वाली थी। वो लकी से माफी मांगना चाहती थी और साथ में वो उसकी जिंदगी में दोबारा आने के लिए एक और मौका चाहती थी। राधिका ने गहरी सांस ली और फिर लकी को फोन लगा दिया। इधर लकी के घर में उसके दादाजी की पार्टी चल रही थी। सब लोग उसमें बिजी थे और घर के मुखिया को जन्मदिन की बधाई दिए जा रहे थे। अब बधाई देने में सिर्फ आखिर के 3 घर बाकी रह गए थे। जैसे उनमें से एक परिवार ने अपनी तरफ से तोहफा देकर खीर खिलाई तो उसके बाद गार्डन में एक कोने में से एक आदमी खड़ा हुआ और शिवराज जी की तरफ आने लगा। वो आदमी 40 साल के आसपास का लग रहा था। उसने गहरे नीले रंग का ब्लेजर पहन रखा था और उसके नीचे उसने जीन्स पहन रखी थी। उसके नीचे उसने सफेद रंग के जूते पहने हुए थे। वो काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही उसकी चाल और उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेबाकी भी साफ झलक रही थी। इधर कुमारी और निशांत धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही कुमारी ने उस आदमी को देखा तो वो थोड़ी सी चौंक गई। उसकी आंखें उस आदमी पर ही टिकी हुई थी और उसका चेहरा अचानक से काफी गंभीर हो गया। जब शिवराज जी ने भी उस आदमी को अपनी ओर आता हुआ देखा तो उनका भी मुस्कुराता हुआ चेहरा ठंडा पड़ गया। पापा, मैं आपको तोहफे में ना लाल चंदन से बने ये गणेश देना चाहता हूँ, उस आदमी ने कहा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका 9वां बेटा था। उस आदमी ने अपना गिफ्ट दिया और फिर अपने पिता को खीर खिलाते हुए बोला, मैं आपकी लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही वो फिर से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और वापस जाने लगा। भले ही लाल चंदन की कीमत अपने आप में बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अग्रवाल परिवार के लिए वो कोई महंगी चीज नहीं थी। वो ऐसा बहुत से लाल चंदन खरीद सकते थे। इससे पहले भी लोगों ने उन्हें चांदी के कृष्ण, सोने की घड़ी, महंगी पेंटिंग्स, पुराने रिकॉर्ड्स और ना जाने क्या क्या दिए थे। इन सब की कीमत अपने आप में 3 करोड़ रुपए के आसपास थी। ऐसे में उनके इस बेटे ने उन्हें जो दिया था वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर इस बेटे में ऐसा क्या था कि सबकी आंखें इसी पर टिकाई थी। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब और राधिका और लकी का मिलन कब होने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंस्टा मिलियनेयर पसंद आ रहा होगा। 100 मिलियन लिसन्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये परिवार ऐसे ही लंबा बना रहे और आप सब इससे जुड़े रहें। तब तक बाकी एपिसोड सुनने के लिए यूं ही सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर। शहनाज को इस बात की खबर लग गई थी कि वो शहनाज नहीं बल्कि राधिका थी और लकी सच में उसका बॉयफ्रेंड था। जैसे ही उसे इस चीज की खबर लगी तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो लकी को याद कर रही थी और उससे बात करने के लिए तड़प रही थी। इधर लकी के घर में पार्टी चल रही थी और शिवराज के 9वें बेटे ने उन्हें तोहफे में लाल चंदन के गणेश दिए थे। वो बाकी तोहफे में सबसे ज्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उस आदमी में ही कोई बात थी। उसके तोहफे देने का अंदाज ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पिता पर एहसान कर रहा था। वो गंभीर नजर नहीं आ रहा था। बाकी लोग जिस मौके पर मुस्कुरा रहे थे और जो शिवराज के प्रति एक सम्मान का भाव दिखा रहे थे, वैसा कुछ भी उस आदमी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे लिए तो इस तोहफे की कोई कीमत नहीं है राजीव। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तो वो होगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों से तोहफा लूंगा। शिवराज ने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखते हुए कहा। उसने सभी बेटे बेटियों की शादी करवा दी थी और वो आदमी अकेला ही अब बाकी रह गया था। अच्छा। इस बात को सुनते ही राजीव को हंसी आने लगी और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आपने तो मुझे अलग कर दिया था, अब आप कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये अग्रवाल परिवार है और मैं अग्रवाल परिवार के अंदर तुम्हें ऐसी लड़की कैसे लाने दे सकता हूं? शिवराज को अब की बार अपने बेटे के इस बात को सुनकर गुस्सा आ गया। उनका झुर्रीदार चेहरा कांपने लगा और उनकी आंखें किसी सुई की तरह पैनी हो गई। जैसे ही उन्होंने तेज आवाज में इतना भर कहा तो वहां पर जो थोड़ा बहुत शोर हो रहा था वो अब शांत हो गया। वहां सिर्फ हवा की आवाजें आ रही थी, लेकिन राजीव को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इससे पहले भी कई बार उसके पिता उससे नाराज हो गए थे।
अब उसे इस चीज की आदत सी हो गई थी। चलो नीचे उतरो। शिवराज ने अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए कहा। आज उनका जन्मदिन था, उनके लिए बड़ा दिन था, और वो अपने इस दिन को इस तरह से खराब नहीं करना चाहते थे। वो किसी भी हाल में अपना और अपने घर वालों का मन नहीं दुखाना चाहते थे। इधर राजीव भी नीचे आ गया। वो अपनी जगह पर चुपचाप जाकर बैठ गया और आराम से कॉफी पीने लगा। ये कौन है, और इसकी तुम्हारे दादा के साथ में ऐसी लड़ाई क्यों हो रही है? कुमारी ने निशांत से पूछा। अरे ये मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे दादा तो कब से इन्हें शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यह है कि मानते ही नहीं। निशांत ने धीरे से कहा। वो नहीं चाहता था कि कुमारी के अलावा उसकी बात को कोई और भी सुने, लेकिन राजीव और शिवराज के बीच में क्या हुआ था उस बारे में निशांत ने कुमारी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद प्रफुल्ल ने अपना तोहफा लिया और स्टेज पर चला गया। आज वो अपने दादाजी के लिए प्लैटिनम से बनी हुई उनकी ही एक मूर्ति लेकर आया था। वो काफी महंगी थी और उसमें जगह जगह डायमंड्स लगे हुए थे। उसने बड़े ही करीने से उस मूर्ति को खास इस दिन के लिए बनाया था। इस मूर्ति को बनाने के लिए उसने बाहर से लोगों को बुलाया और इसे ये रूप देने में उसे करीब 1 साल लग गए। हालांकि प्रफुल्ल ने किसी को भी उसकी कीमत नहीं बताई। यहाँ पर सब लोग उसके घर वाले थे और सब बिजनेस भी करते, लेकिन फिर भी वो मूर्ति 2 करोड़ रुपए की थी। अग्रवाल परिवार में तो किसी ने भी आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। उनके चेहरे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि सच में वो उस तोहफे को देखकर काफी खुश हो गए थे। उसके दादाजी जो खुद अभी तक नाराज बैठे थे, वो भी उस मूर्ति को देखकर खुश हो गए। उनके चेहरे पर अपनी मूर्ति को देखकर एक तसल्ली नजर आ रही थी। क्या बात है प्रफुल्ल, दिल तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, शिवराज ने अपनी ही मूर्ति को देखते हुए कहा। जब से प्रफुल्ल गरीबी की ट्रेनिंग को खत्म कर चुका था, वो फिर से अपने घर पर वापस आया था, तो उसके बाद से ही वो शिवराज से 3 बार मिल गया था। उनके हिसाब से प्रफुल्ल अब काफी शांत हो गया था। उन्होंने अभी तक प्रफुल्ल को काफी काम भी दिया था और वो करीब 100 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुका था। प्रफुल्ल ने ना सिर्फ काम को बल्कि पैसों को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। दादाजी, जब मैं इतने सालों तक आपसे दूर था तो एक चीज मुझे ना सबसे ज्यादा याद आती थी, वो था आपका जन्मदिन। मैं इतने सालों से आपका जन्मदिन मनाने नहीं आ पा रहा था और इस चीज का मुझे सबसे ज्यादा मलाल था। लेकिन फिर भी ना मैं ये सोचकर चुप हो जाता था कि आपने अगर मुझे अपने से दूर किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा और मैं आपकी हर उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा। ऐसी मैं कोशिश करूंगा। पिछले 7 सालों में मैं आपके लिए जो कुछ नहीं कर पाया ना, अब मैं वो सब कुछ करूंगा दादाजी, देखिएगा आप, प्रफुल्ल ने कहा और अपने दादाजी के पैर छूने लगा। उसकी आंखों में गंभीरता साफ नजर आ रही थी। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। पीछे 7 सालों में ना तुमने बहुत कुछ सहा है। जमाने के दुत्कार से लेकर लात का फटकार सब कुछ सहा तुमने, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तुमने जो सहा है उसे सिर्फ तुमने ही सहा है। मैंने भी उसे उतना ही सहा है, लेकिन तुम इस बात से ना अपने दादा से नाराज तो नहीं हो? शिवराज ने पूछा। वो प्रफुल्ल को देखकर भावुक हो गए। इतने सालों में भले ही प्रफुल्ल को घर की कोई खबर नहीं लग पाती, लेकिन उसके दादाजी को प्रफुल्ल की सारी खबर लग जाती। सच में पिछले कुछ सालों में प्रफुल्ल ने बहुत कुछ सहा। बहुत कुछ ऐसा था जो कुछ आम आदमी तक नहीं झेल सकते, लेकिन प्रफुल्ल हंसते हंसते उससे झेल गया। वो इन सालों में लोगों की नजर में सिर्फ एक फटीचर था और कुछ नहीं। और ये बात उस आदमी के लिए बर्दाश्त कर पाना जो हमेशा ऐश की जिंदगी में रहा, बहुत मुश्किल था। ये अपने आप में जहर पीने के बराबर था। अरे नहीं दादाजी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मेरा आपके सिवा है ही कौन भाई, बताइए। शिष्य अपने गुरु से भला नफरत कर सकता है क्या? उल्टा तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे ऐसे ऐसे अनुभव कराए जिनके बारे में मैं सुन सकता था, महसूस नहीं कर सकता था। मुझे समझ में आया कि गरीब लोग किन हालातों में रहते हैं, काम करते हैं। मुझे समझ आया कि असल में मेहनत की कमाई क्या होती है। इसलिए मेरे दिल में सच में ना उनके लिए काफी इज्जत है और ये सब मैंने सिर्फ आपसे सीखा है। हाँ, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम काफी कुछ सीख गए हो, शिवराज ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। अपने पोते के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वो काफी खुश महसूस कर रहे थे और प्रफुल्ल के शब्द सीधे उनके दिल में उतर आए। दादाजी, बड़े भाई भी वापस आ गए, आपको उनकी याद भी आ रही होगी ना? प्रफुल्ल ने फिर कहा और फिर वो लकी की टेबल की तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया और लकी की तरफ देखते हुए जोर से बोला, अरे लकी भाई, दादाजी के पास आओ यार और अपना तोहफा दो, याद कर रहे हैं तुम्हें। इतने में शिवराज की नजर लकी से जा मिली।
अभी 3 दिन पहले ही उन्हें प्रफुल्ल के मुंह से खबर मिली थी कि लकी अपनी जिद छोड़ने के लिए राजी हो गया था और इसलिए उन्होंने भी उसके ऊपर से बैन हटा दिया था। आज इतने सालों बाद उनके दोनों बड़े पोते उनके जन्मदिन पर एक साथ घर आ गए थे। इससे बड़ा तोहफा उनके लिए क्या हो सकता था? कुछ भी नहीं। इतनी खुशी तो उन्हें आज तक नहीं महसूस हुई जितनी उन्हें आज हो रही थी। लकी अपनी जगह से उठा और अपने दादाजी के पास उस तोहफे को लेकर जाने लगा जो उसकी मम्मी पिता ने खासकर उसके लिए लेकर आए थे। जैसे ही लकी उनके परिवार में फिर से शामिल होने के लिए आ गया था तो उसके दादाजी ने यह सोचा हुआ था कि वो लकी को भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस देने वाले थे और देखने वाले थे कि वो उसे कैसे चलाने वाला था। शिवराज को लकी के ऊपर भी पूरा भरोसा था। जब लकी छोटा था तो वो प्रफुल्ल से किन्हीं भी मामलों में कम नहीं था। उल्टा उनकी नजर में तो लकी प्रफुल्ल से काफी बेहतर था। लकी और प्रफुल्ल दोनों ही अग्रवाल परिवार के भविष्य थे और इसलिए दादाजी की आंखें दोनों के ऊपर ही टिकी हुई थी। लकी दादाजी के पास आया और उसने उन्हें एक बहुत ही मशहूर पेंटर की पेंटिंग अपने दादाजी को दे दी जो उसके पापा ने विदेश से मंगवाई थी। उसके दादाजी को पेंटिंग का खासा शौक था और वो शौक ही इस बार उस पेंटिंग को देखने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लकी उनके लिए क्या लेकर आया था। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी बात थी कि उनका बेटा उनके पास में वापस आ गया। वो उसे इतने दिनों से याद कर रहे थे और उन्हें देखकर आज वो बहुत खुश थे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, अब तुम दोनों जा सकते हो, शिवराज जी ने कहा। भले ही वो खुश थे लेकिन पार्टी का अपना एक तौर तरीका था। उन्हें पार्टी को आगे भी बढ़ाना था और ऐसे में उन्होंने लकी और प्रफुल्ल को देखा और अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए बोले, चलो अब तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। लकी ने उनकी बात सुनी और पलटा और अपनी जगह पर जाने लगा। अरे भाई, जा कहां रहे हो? रुको जरा, रुको। इतने में प्रफुल्ल ने लकी को पीछे से टोक दिया। लकी का दिल उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए धड़कना बंद कर दिया। इधर उसकी मम्मी पापा जो नीचे बैठे थे उनकी सांसें भी अब फूलने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब प्रफुल्ल अपना खेल शुरू करने वाला था। वो इस बात को सोचते ही घबरा गए कि आगे अब प्रफुल्ल क्या करने वाला था। प्रफुल्ल, क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? लकी ने पूछा। हाँ प्रफुल्ल, क्या बात हुआ? कुछ बात है? तुमने लकी को क्यों रोका? शिवराज ने भी प्रफुल्ल की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ मामला था। हाँ दादाजी, मैं आपसे ना कुछ कहना चाहता था। लकी? प्रफुल्ल ने कहा और उनकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने अपनी आंखें नीचे की और अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव लेकर आ गया। उसने आगे कहा, दादाजी, पिछले 3 दिनों में ना मुझे जयपुर के अंदर मेरे बड़े भाई के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो जानकारी ना आपके साथ साझा करनी चाहिए। अच्छा, कैसी जानकारी, बताओ? शिवराज काफी गंभीरता से प्रफुल्ल की तरफ देख रहे थे। उन्हें ये बात तो समझ आ गई कि बात कुछ जरूरी थी, वरना प्रफुल्ल ऐसे मौके पर लकी को नहीं रोकता। वो बस लकी को देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उसने ऐसा कुछ ना किया हो जो उनके परिवार के नियम के खिलाफ हो। दादाजी, असल में बात यह है ना कि मुझे ये खबर मिली है कि मेरे बड़े भाई ने अपने कॉलेज की पार्टी में 1 करोड़ रुपए दान दिया और उन्हें ये पैसा जो मिला था वो चुपके से ताऊ जी और ताई जी ने उन्हें दिया था। प्रफुल्ल ने लकी का भांडा फोड़ दिया। जैसे ही प्रफुल्ल के मुंह से ये शब्द निकले तो सुनने वालों के मुंह और कान खुले के खुले रह गए। भले ही वहां बैठे हुए कुछ लोग के लिए 1 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां पर बात परिवार के नियम के खिलाफ जाने की थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि लकी को उसके मम्मी पापा चुपके से 1 करोड़ रुपए दे आए और पार्टी में दान कराए? वो इस चीज के लिए अग्रवाल परिवार में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। शिवराज जी ने जैसे ही उसकी बात को सुना तो वो जान गए कि अब इस मामले में लकी और उसके परिवार को पैसों से जुड़ी हुई या इज्जत से जुड़ी हुई कोई सजा नहीं दी जा सकती। इस मामले में तो उन्हें शारीरिक सजा मिलनी चाहिए जो जरूरी थी। उन्हें सजा में दर्द मिलना बहुत जरूरी था। शिवराज जी के चेहरे के भाव अचानक से पूरी तरीके से बदल गए। उनकी आवाज भारी हो गई थी और उन्होंने प्रफुल्ल से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? जैसे उन्होंने इतना कहा कि प्रफुल्ल शांतनु की ओर देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शांतनु की वजह से आज लकी को सजा मिल पाती? क्या सजा मिलती लकी को आज? कौन सा टर्निंग पॉइंट अब लकी की लाइफ लेने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं। राधिका ने लकी को फोन करने के लिए अपना फोन उठा लिया था। उधर
लकी के घर में जो पार्टी चल रही थी उसमें प्रफुल्ल अपनी तरफ से अपने दादाजी को तोहफा देने के लिए आगे आ गया। इसके बाद उसने लकी को भी बुला लिया। उन दोनों को फिर से घर में देखकर उसके दादाजी काफी खुश हो गए थे। लेकिन इतने में प्रफुल्ल ने दादाजी को लकी के 1 करोड़ के डोनेशन की बात बता दी और ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने प्रफुल्ल को देखा और फिर पूछा, इस बात का क्या कोई तुम्हारे पास सबूत है? वैसे तो अक्सर ऐसा होता था कि अगर अग्रवाल परिवार का कोई भी आदमी कोई गलती करता तो उसके लिए शिवराज कभी सबूत नहीं मांगते। वो सीधा उस आदमी से सवाल करते कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। शिवराज के सामने चाहे कोई भी हो, वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार उन्होंने लकी से सीधा ये सवाल नहीं किया। वो इस चीज को समझने के लिए और इसका समाधान निकालने के लिए और ज्यादा टाइम लेना चाह रहे थे। हाँ दादाजी, मेरे पास बिल्कुल सबूत है, बिल्कुल सबूत है, प्रफुल्ल ने कहा और फिर शांतनु की ओर देखने लगा जो नीचे ही बैठा हुआ था। शांतनु अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो काफी नर्वस दिखाई दे रहा था। वो उठा और सीधा शिवराज के पास जाने लगा। प्रफुल्ल मुस्कुराया और फिर बोला, दादाजी अब शांतनु आपको बताएगा ना कि सच्चाई क्या है, सुनिए इससे। शिवराज अब शांतनु को देख रहे थे। इधर उसकी हालत शिवराज को इतने पास से देखने के बाद में खराब हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो एक बार के लिए नीचे उतर जाए, लेकिन अब जब वहां वो आ गया था वहां से अब वापसी का उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से घबराते हुए बोला, हाँ। अग्रवाल परिवार के आगे उसे उसका कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा था। उसे अपना सिर नीचे की ओर झुका रखा था और बहुत ही सम्मान भरे सुर में बोला, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं सर कि मैं और लकी सर हम दोनों ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में एक पार्टी हुई थी लगभग 1 महीना पहले। वहां पर लकी सर ने कॉलेज में 1 करोड़ का दान दिया था। ये उस दिन की फोटो भी है मेरे पास। शांतनु ने अपना फोन खोला और फिर वो तस्वीर शिवराज को दिखाने लगा जो उसने उस दिन ली थी। प्रफुल्ल ने शांतनु के हाथ से उसका फोन उठा लिया और अपने दादाजी को दिखाने लगा। सर, लकी सर से जब पूछा गया कि उन्होंने इतना पैसा कहां से लिया तो उन्होंने कहा कि कोई अधेड़ उम्र की महिला थी जिन्होंने उनकी मदद की। वो उस वक्त सैंडविच बेचने का काम करते थे। एक दिन ऐसे ही एक महिला उन्हें मिली, उन्हें उसके ऊपर दया आई और उन्होंने उन्हें 1 करोड़ रुपए दे दिए सर। शांतनु धीरे से अपनी बात आगे जोड़े जा रहा था। शिवराज की शेर जैसी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने शांतनु का कहा सुना तो उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और फिर सीधा अभिलाषा की ओर देखने लगी जो नीचे बैठी हुई थी। अभिलाषा की नजर भी शिवराज से जा मिली थी और उनके हाथ से टेबल पर रखा कप अब नीचे सड़क गया था। वो कप नीचे गिरा और टूटकर बिखर गया। अभिलाषा इतनी देर में अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर सीधा शिवराज के पास जाने लगी। उसके पास पहुंची और उसके घुटनों में बैठ गई। उसकी आंखें कांप रही थी और साथ ही उसकी आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी उसने कहा, पापा मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। लकी को 1 करोड़ रुपए मैं नहीं दिए थे। आप इस बात की सजा मुझे दे दीजिए। इतने में दशरथ भी वहां आ गए और वो भी अभिलाषा के पास ही शिवराज के घुटनों में जा बैठे। उन्होंने भी कहा, पापा असल में इस सब के पीछे का आइडिया मेरा था। मैं एक बार के लिए भूल चुका था कि मेरा बेटा वहां कुछ सीखने गया था। मुझसे अपने बेटे को ऐसी परेशानी में नहीं देखा जा रहा था और इसलिए मैंने ही अभिलाषा के हाथ उसे 1 करोड़ रुपए भेजे थे और ये सब मेरी गलती है पापा। आप मुझे सजा दीजिए इसकी। अभिलाषा ने जैसे ही दशरथ के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। पैसा देने के बारे में उसने सोचा था ना कि अभिलाषा ने, तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहा था? शायद वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ओढ़ लेना चाहता था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने गलत आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन फिर जब उसका खुद का पति उसे बचाने के लिए आगे आया तो उसे लगा नहीं, वो आदमी सही था। नहीं, ऐसा नहीं है, दशरथ गलत कह रहे हैं आप। अभिलाषा ने अपनी बात शिवराज को समझाने की कोशिश की। वो उसे बताना चाहती थी कि इसमें दशरथ का कोई हाथ नहीं था, जो भी किया धरा था उसका ही था। लेकिन इतने में दशरथ ने उसका हाथ पीछे खींच लिया और उसकी तरफ देखने लगा।
उसकी नजर को देखकर ही ये चीज साफ समझ आ रही थी कि वो इस चीज की जिम्मेदारी दोनों में से किसी को भी लेने नहीं देना चाहता था। ये देखते ही अभिलाषा अंदर तक खिल चुकी थी और उसकी आंखों में से अब आंसू बहने लगे। लेकिन इतने में शिवराज भी अपनी बहू और बेटे को समझा चुका था। उसकी आंखों के सामने अब सब कुछ साफ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दान करने का मसला क्या था। अगर पैसा मिला भी तो उसने खर्च ना करके उसे दान क्यों किया। शिवराज ने लकी की तरफ देखा। लकी को भी लग रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए वो अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी मम्मी पापा के साथ में शिवराज के पैरों में बैठ गया था। अब जब गलती उसने की ही थी तो वो नहीं चाहता था कि चीज की सजा उसके घर वालों को मिले। वहां पर परिवार के ढेर सारे लोग अभी भी खड़े हुए थे। ऐसे में शिवराज के ऊपर यह दबाव था कि वो जो भी फैसला देने वाला था वो बहुत ही साफ और निष्पक्ष हो, वरना अग्रवाल परिवार की गरिमा मिट्टी में मिल सकती थी। विष्णु, इधर आओ। तो मुझे बताओ कि लकी के इस तरह के व्यवहार पर उसे किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। इतने में एक आदमी वहां स्टेज की तरफ आने लगा। उसकी उम्र 50 साल के आसपास की थी और वो जल्दी जल्दी स्टेज की तरफ आए जा रहा था। वो अग्रवाल परिवार के कानून विभाग का एक आदमी था और उसके ऊपर कानून से जुड़ी सारी जिम्मेदारी लदी पड़ी थी। वो अग्रवाल परिवार से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा था, लेकिन उसका दूर का रिश्ता इन लोगों से था। लेकिन कानून विभाग का काम संभालना भी इतना आसान थोड़ी था। उसने अपनी वफादारी शिवराज के सामने साबित करने के लिए अपना नाम विष्णु पुरोहित से विष्णु अग्रवाल कर लिया था। विष्णु शिवराज के पास में आया और सबसे पहले तो उसने अपना सिर उनके सामने झुकाया। इसके बाद वो लकी और उसके परिवार की तरफ देखने लगे। फिर उसने तेज आवाज में कहा, अग्रवाल परिवार के कानून के हिसाब से इन लोगों ने सबके सामने खुले में हमारे कानून की अवहेलना की है। इन्होंने लकी को पैसा देकर धोखे से उसकी मदद की। ऐसे में उसे इस बात की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। उसके दर्जे को एक रैंक नीचे गिरा देना चाहिए और साथ ही उनके ऊपर हमारे 15 डंडे भी पड़ने चाहिए। जैसे ही नीचे खड़े लोगों ने यह बात सुना तो उनके कान खड़े हो गए। किसी ने लकी और उसके परिवार के लिए इस तरह की सजा की उम्मीद नहीं की थी। अगर उन्हें यह सजा मिल जाती तो उनकी हालत खराब हो सकती थी। लकी और प्रफुल्ल के बीच जो कंपटीशन चल रहा था उसमें सजा की वजह से लकी बहुत ज्यादा पीछे हो जाने वाला था। लकी को फिर से अपने दादाजी की नजर में वही पोजीशन बनाने में बहुत सारा वक्त लग जाता। दशरथ और अभिलाषा की रैंक का फैसला कानून विभाग पूरी तरीके से जांच पड़ताल की बात करेगा, लेकिन इस वक्त उन्हें 15 डंडे पड़ने की सजा तो जरूर दी जानी चाहिए और सबके सामने दी जानी चाहिए, शिवराज ने कहा। बाकी सब लोग जानते थे कि शिवराज लकी और उसके परिवार को काफी गंभीरता से देखते थे। वो जानते थे कि अगर सजा को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया जाता तो इस वक्त का शक सब लोगों के दिल में होने लगता कि शिवराज के चहेते होने के कारण उन्हें छूट मिल रही थी और ये सारी चीजें अग्रवाल परिवार में चलती नहीं है। इसलिए लकी के परिवार को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें सभी लोगों के सामने सजा दी जाए। उन्हें सब लोगों के सामने डंडे मारे जाएं, तब जाकर लोगों को सुकून मिलने वाला था। ना सिर्फ इससे वो लोगों का मुंह बंद करवा देते, बल्कि वो फिर से अपनी साख भी बचाते और फिर बनाए रख सकते थे। लेकिन शिवराज को उसके दिल में ये सजा उतर नहीं रही थी। वो चाहता तो नहीं था कि लकी के परिवार के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। जी सर, जैसा आपका आदेश, विष्णु ने कहा और फिर सीधा गार्डन से बाहर की तरफ जाने लगा। इसके बाद वो अपने साथ 6 और लोगों को लेकर आया। वो सभी कानून विभाग में ही काम किया करते। करीब आधी मीटर जितना लंबा डंडा वो अपने साथ लेकर आए थे। उन लोगों ने उसे अपने हाथ में लिया हुआ था और उसके अलावा उनके हाथ में कुछ छोटे डंडे भी थे। जैसे ही लोगों ने उनकी हाथ में उन डंडों को देखा तो उन्हें देखने भर से ही उनकी हालत खराब हो गई। विष्णु और उसके साथ लकी के परिवार के पास में आने लगे थे। जैसे ही प्रफुल्ल ने अपने सामने ये सब देखा तो भले ही उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल काफी खुश नजर आ रहा था। जब वो छोटा था तो उसने बहुत से लोगों की इस डंडे से पिटाई होते हुए देखा था। उस डंडे के पड़ने के बाद में जो चीख निकलती थी, उसकी आवाज अभी भी उसके कानों में ताजा थी। उसे सुनकर ऐसा लगता जैसे आप किसी जिंदा जानवर को मारे जा रहे हैं। लकी के परिवार की भी ऐसे ही पिटाई शुरू होने वाली थी और वो भी उसी तरीके से चिल्लाने वाला था जिस तरह से प्रफुल्ल ने बाकी लोगों को चिल्लाते हुए सुना था। आज सारे परिवार के सामने उनकी इज्जत का भाजी पाला होने वाला था। दादाजी, आप मम्मी पापा के हिस्से की मार भी मुझे ही दीजिएगा। मैं ही वो मार खाना चाहता हूं।
लकी ने अपने दादाजी की तरफ देखा और कहा। जैसे ही लकी के मुंह से ये शब्द निकले तो वहां खड़े हुए सारे लोगों को फिर से कुछ होने लगा। उनके कान खड़े हो गए। वो उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गए और दूसरे लोगों से इस बारे में बात भी करने लगे। अगर लकी ही अपनी मम्मी पापा की तरफ से डंडे खाता तो उसे 75 डंडे पड़ते। ये कोई आसान सजा नहीं थी जो सिर्फ एक ही आदमी उसे झेल ले। इसमें ना सिर्फ बहुत दर्द होने वाला था बल्कि शरीर को बहुत नुकसान भी। अगर लकी इतने सारे डंडे अकेले खाता तो हो सकता था कि वो कई दिनों तक बिस्तर से ना उठ पाता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शिवराज ने कहा। उन्हें भी लकी की और उसके शरीर की चिंता थी। वो अपने प्यारे पोते के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। दादाजी, लेकिन फिजिकल पनिशमेंट के कानून में तो ये लिखा है ना कि अगर कोई अपनी सजा किसी और के साथ में बदलना चाहता है तो सामने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से बदल सकता है। हमारे पुरखों ने ही तो इस कानून को बनाया था ना, ताकि इससे हमारा परिवार और ज्यादा मजबूत रह सके और हम एक दूसरे को और ज्यादा प्यार कर सके। दादाजी, लकी ने कहा। वो अपने दादाजी का दर्द समझ सकता था, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को सजा पाते हुए भी नहीं देख सकता था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी जगह पर खड़े रहे और उसकी मां को डंडे पड़े। इसलिए वो उन दोनों जगहों को ले लेना चाहता था। मैंने अपना फैसला कर लिया है दादाजी, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। लकी ने शिवराज की तरफ देखा और बहुत ही कड़क और सपाट लहजे में कहा। लेकिन बेटा, शिवराज की आंखों में लकी के लिए अब चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज के लिए कैसे हाँ कर सकते थे, लेकिन लकी जो कह रहा था वो अपने आप में कानून ही था और शिवराज भी तो कानून से ही बंधे थे। इसलिए उन्होंने एक गहरी सांस ली और आखिर में कहा, विष्णु, सिर्फ इस लड़के को सजा दी जाए। लेकिन अभिलाषा और दशरथ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख सकते थे। अब आगे क्या होने वाला था, कैसे मिलने वाली थी ये सजा और किन किन लोगों को मिलती और क्या असर होने वाला था इस सजा का लकी के जीवन पर। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए तमिलियन सिर्फ। प्रफुल्ल ने लकी के बारे में अपने दादाजी को सब कुछ बता दिया था। इसके बाद उन्होंने लकी को सजा दिलवाने के लिए अपने कानून विभाग के एक आदमी को भी बुला लिया। न सिर्फ लकी की रैंक कम होने वाली थी बल्कि इसके साथ ही उन सबको डंडे भी पड़ने वाले थे। लेकिन लकी अपने माँ बाप को डंडे पड़ते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने दादाजी से कहा कि वो सारे डंडे अकेले ही खाना चाहता है। उसके दादाजी ने भी इस बात के लिए विष्णु से हाँ कह दी, लेकिन अभिलाषा और दशरथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे। वो लकी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने इतने सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने मुझे जन्म दिया है और इसका एहसान तो मैं चुकाना ही चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों के लिए इतना भर करने दीजिए मम्मी पापा। इसके अलावा आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी पूरी तरीके से ठीक हूँ। वैसे भी 45 डंडे ही तो हैं, आराम से झेल लेंगे, लकी ने कहा। और उसकी बात सुनते ही प्रफुल्ल को अपने दिल में हंसी आ गई। लकी जितनी आसानी से ये सब कहे जा रहा था, असल में ये सब इतना आसान नहीं था। प्रफुल्ल को लग रहा था कि कल लकी एक जोकर था, वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और प्रफुल्ल के लिए तो एक तरह से ये अच्छा ही था, उसका कंपटीशन था और वो भी कम हो जाने वाला था। प्रफुल्ल को याद है कि जब वो छोटा था तो एक आदमी को 30 डंडे पड़े थे, लेकिन वो 25वें डंडे पर ही बेहोश हो गया और उसके बाद वो उठ तक नहीं पाया, जबकि वो लकी से भी बहुत ज्यादा मजबूत आदमी था। फिर भी उसकी ऐसी हालत हो गई। ऐसे में 45 डंडे पड़ने के बाद तो शायद लकी कभी बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। अब तो बस बेसब्री से लकी को मार खाता हुआ वो देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि लकी को जितनी जल्दी मार पड़े उतना उसके दिल को चैन मिल सके। लकी भी जाकर एक बेंच पर लेट गया। ये डंडे उसे उसी बेंच पर पड़ने वाले थे। उन लोगों ने लकी की शर्ट खुलवा दी और वो पेट के बल लेटा हुआ था। ये डंडे उसकी पीठ पर पड़ने वाले थे। नहीं लक्ष्मण जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो लक्ष्मण जी को, हटो यहां से। अचानक से वहां पर उन चारों लड़कियों की आवाज गूंज उठी। वो चारों लकी को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी। जो वो कर रही थी वो शायद गलत था और शायद लकी भी उन्हें ऐसा करने के लिए कभी हाँ नहीं करता, पर फिर भी वो लकी के सेवा करने का काम करती थी और ऐसे में वो उसे मार खाते हुए कैसे देख सकती थी। विष्णु जो कि शिवराज के पीछे खड़ा था, उसने उन चारों लड़कियों की तरफ तीखी निगाहों से देखा और पलक झपकते ही उसने उन चारों को रास्ते में ही रोक दिया।
वो लकी की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन बीच में ही उन्हें रोक दिया गया। मगर वो जिस गति से उसकी तरफ आ रही थी वो कमाल की थी। उन लड़कियों में इतनी फुर्ती कहां से आई किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने में शिवराज का बॉडीगार्ड खुद बीच में आया। उसका नाम विशंभर था। वो खुद भी मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी सैलरी 2 करोड़ रुपए हर साल थी। विशंभर की उम्र 25 साल के आसपास की थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो बड़े बड़े लोगों को हरा चुका था। वो 26 साल की उम्र में शिवराज का बॉडीगार्ड बन चुका था और उसके बाद मार्शल आर्ट सर्कल में सब लोग उसे भूलने लगे थे। विशंभर ही शिवराज को तब से लेकर अब तक हर रोज बचाने का काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मार्शल आर्ट अभी तक किसी तरीके से काम में नहीं आई थी। लगभग 10 सालों की अथाह मेहनत के बाद भी वो अब और ज्यादा परफेक्ट हो गया था। दुनिया का कोई भी आदमी उसे हरा नहीं सकता था। विशंभर देखने में दुबला पतला था, लेकिन फिर भी उसमें ताकत की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक ही वार में वो उन चारों लड़कियों के ऊपर हावी होना शुरू हो गया। लेकिन उन लड़कियों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गुरु माँ से ये सब सीखा था और वो खुद भी बहुत बड़ी मार्शल आर्टिस्ट थी। लेकिन फिर भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि विशंभर कौन था। सिर्फ एक आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उन चारों लड़कियों ने एक एक साथ अपने हाथ जोड़ लिए। वो उसे पार कर जाना चाहती थी, लेकिन विशंभर के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। इतने में विशंभर ने रीना के हाथ पर एक वार किया और फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने शीना का भी यही हाल किया और फिर बाकी लड़कियों ने जब अपनी साथियों के साथ में ऐसा होता देखा तो वो दोनों अपने आप ही रुक गई। अब सब कुछ विशंभर के काबू में था। बाकी सब लोग जो विशंभर को देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो बिजली की तरह चला जा रहा था। वो बहुत तेजी से उन चारों लड़कियों का सामना कर रहा था और उसे इस तरह से काम करते हुए देख बाकी लोगों ने अपने मुंह अपने हथेलियों से ढक लिए। सिर्फ 10 सेकंड में ये सब हो गया और वो चारों लड़कियां नीचे जमीन पर गिर गई। लेकिन रीना और शीना अभी भी उससे लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। दिल ही दिल में तो वो जानती थी कि वो हार चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरा दांव लगाने की कोशिश में लगी थी। रुक जाओ! इतने में एक भूत जैसी आकृति ने विशंभर के शरीर को धक्का दे दिया। वो विशंभर से भी तेज था। उसने अपना सीधा हाथ उठाया और उससे विशंभर के पेट में वार करने लगा। इसके बाद उसने उसका उल्टा हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को मरोड़ दिया। विशंभर अपने आप को संभाल पाता, इतने में उसके पैर पर उस आदमी ने वार किया और उसका टखना तोड़ दिया। उसके चटाक की आवाज पूरे गार्डन में सुनाई दे रही थी। इसके बाद उसने उसके उल्टे पैर पर वार किया। विशंभर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और पीछे हटकर उस आदमी को देखने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। लकी को देखकर न सिर्फ विशंभर बल्कि सभी लोग जो वहां खड़े थे हैरान हो गए। वो ऐसा कैसे कर सकता था? लकी की मार्शल आर्ट्स विशंभर से भी तेज थी, शानदार थी, गजब की थी। अब विशंभर सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही था और ऐसे में उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी से जाकर सीधा उसका मुकाबला कर सके। लकी उसके मालिक का पोता था। ऐसे में वो कोने में जाकर खड़ा हो गया। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अब तो, और शिवराज की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था और उनके इशारे का इंतजार कर रहा था। लकी ने उसका सीधा पैर लगभग तोड़ ही दिया था और उसे काफी दर्द हो रहा था। जब शिवराज ने देखा कि लकी भी इतनी फुर्ती के साथ लड़ सकता था तो वो उसे देखकर काफी खुश हो गया। उसने विशंभर को वापस आकर उसके पीछे खड़े होने के लिए इशारा कर दिया। तुम ठीक हो? जब लकी ने देखा कि विशंभर अब फिर से हमला नहीं कर रहा था तो वो उन चारों लड़कियों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उन चारों लड़कियों के लिए काफी चिंता नजर आ रही थी। हम ठीक है लक्ष्मण सर, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस हल्का सा दर्द है, रीना ने सभी लड़कियों की तरफ से कहा। वो और बाकी तीनों लड़कियां लकी के इस व्यवहार की वजह से काफी खुश नजर आ रही थी। चलो बढ़िया है, लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके बाद वो अपने दादाजी के पास गया और उनके घुटनों में बैठते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, वो चारों मेरी दोस्त हैं और उन्हें परिवार के नियमों का अंदाजा नहीं, माफ कर दीजिए उसे। नहीं, मैं उन्हें कोई सजा देने वाला नहीं हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें अपने हिस्से के डंडे खाने पड़ेंगे, शिवराज ने कहा। वो परिवार से बंधे हुए थे और बिना उसे सजा दिए छोड़ नहीं सकते थे। लक्ष्मण जी! इतने में फिर से वो चारों लड़कियां अपनी जगह पर से खड़ी हुई। वो लकी को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, 1 इंच भी नहीं, मेरा ऑर्डर ही है, लकी ने उन चारों लड़कियों से कहा और फिर सीधा अपनी सजा वाली जगह पर जाकर बैठ गया। रीना और बाकी लड़कियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई।
वो लकी के साथ में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख सकती थी और उनका दिल उबलता जा रहा था। लकी फिर से बेंच पर चला गया और जैसे ही वो लेटने वाला था कि इतने में उसका फोन बज उठा। लकी वो फोन उठा सकता था, वो परिवार में वापस आ गया था और हो सकता था कि वो ये बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई कॉल हो, इसलिए फोन उठाना जरूरी था। लकी ने अपना फोन निकाला, वो उसे काटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर शहनाज का नाम देखा तो लकी उसका नाम देखकर ही रुक गया। वो हैरान था, उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त शहनाज उसे फोन क्यों कर रही थी। ऐसा क्या था जो उसे वो कहना चाहती थी? ऐसा क्या हो गया था कि शहनाज के दिमाग में जो वो इतनी रात को लकी को फोन मिला रही थी? लकी का फोन अभी भी बजा जा रहा था, उसकी फोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अब लोगों के बीच में उसके फोन की घंटी बजती चली जा रही थी। बाकी सब लोग इसे देखकर हैरान परेशान थे, वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन था जो लकी को फोन कर रहा था और लकी उसे उठाने तक में सोच रहा था। लेकिन लकी की और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। अगर वो फोन बाहर निकाल कर भी नहीं उठाता तो शायद ये शिवराज को और ज्यादा नाराज कर सकता था। लकी ने सब लोगों से अपनी नजर को दूर किया और फोन उठाते हुए बोला, हेलो लकी। उधर जैसे ही राधिका ने लकी की आवाज सुनी तो उसका दिल कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो लकी की आवाज सुन रही थी। लकी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें फोन किया है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं बुरी हूं लकी, बहुत बुरी। मुझे जितनी सजा दो कम है। शहनाज, तुम ये क्या? लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या बोले जा रही थी। लकी, मुझे सब याद आ गया है। मैं शहनाज नहीं हूं, मैं राधिका हूं लकी, राधिका। मुझे फिर से वो सब कुछ याद आ गया है। मुझे याद आ गया है कि हमारे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। तुमने मुझे बचाया था, हम दोनों साथ रहते थे। मुझे वो नेकलेस भी मिल गया है जो तुमने मुझे अपने हाथों से पहनाया था। मुझे याद है कि मैं तुम्हारी हूं लकी, तुम्हारी। राधिका ने कहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रही थी, लेकिन वो बस बोले जा रही थी। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो लकी के साथ थी। राधिका का दिल फिर से लकी के लिए भर आया था। इधर लकी को भी बहुत ध्यान से उसकी बातें सुननी पड़ रही थी। उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और वो बस मुस्कुराए जा रहा था। वो ये भूल चुका था कि वो अभी कहां पर था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, राधिका को मैं याद आ गया। राधिका ने फिर से अपनी हिम्मत को थोड़ा और इकट्ठा किया और कांपते हुई आवाज में बोली, लकी, क्या तुम अभी भी मुझे चाहते हो? बताओ ना। उसकी आवाज में उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस सवाल को पूछने के बाद में उसके हाथ और ज्यादा कांपने लगे। उसने लकी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था वो उसे याद आ रहा था। ऐसे में उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या लकी उस सब के लिए उसे माफ कर देता? क्या इस सब के बावजूद वो उसे पसंद करता? शिरीन ने राधिका को संभाल लिया था, उसे खड़े होते हुए नहीं बन रहा था। लकी भी अब असमंजस में था, वो काफी कंफ्यूज था। उस पल में तो वो उसे हाँ नहीं कर पाया था, लेकिन 10 सेकंड के बाद उसने धीरे से कहा, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी हो राधिका। जैसे ही राधिका ने लकी के मुंह से यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो रोई जा रही थी, लेकिन अंदर से वो काफी खुश थी, बहुत खुश। उसका लकी उसे वापस चाहता था और वो भी अपने लकी के पास वापस जाना चाहती थी। शिरीन ने राधिका को गले से लगा लिया। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश थी, लेकिन अपने मन में उसे उदासी नजर आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? कब होने वाला था लकी और राधिका का मिलन? आपको इंतजार है ना? अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सभी सवालों के जवाब को आगे जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ। लकी जैसे ही बेंच पर डंडे खाने के लिए लेटने वाला था, इतने में उससे बचाने के लिए रीना और बाकी लड़कियां बीच में कूद गईं, लेकिन विशंबर के आगे वो टिक नहीं पाई और आखिर में लकी को ही उन्हें बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। उसके बाद जैसे ही लकी फिर से बेंच पर लेटने के लिए जाने वाला था तो उसका फोन बज उठा। राधिका का फोन आया था। उसने लकी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया और उसकी जिंदगी में वो वापस आना चाहती थी। फिर लकी ने उससे पूछा, राधिका, क्या तुम भी मुझे चाहती हो? लकी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अंदर से बहुत खुश था और उसकी खुशी के आंसू थे, लेकिन फिर भी वो राधिका के मुंह से उसकी हाँ सुनना चाहता था। हाँ लकी, मैं तुम्हें चाहती हूं, मुझे और कोई नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। उसने दूसरी तरफ से कहा, ठीक है, तुम जयपुर में ही मेरा इंतजार करना, मैं मिलने के लिए तुमसे
जल्दी आऊंगा। लकी ने कहा। अचानक से उसे याद आया कि वो अपने दादाजी की बर्थडे पार्टी में आया हुआ था और उसे किसी चीज की सजा भी मिलने वाली थी। ऐसे में इस तरह की बात करना अपने आप में सही नहीं था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लकी, इंतजार करूंगी, राधिका ने कहा और फिर लकी ने फोन रख दिया। शिरीन, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे नफरत नहीं करता शिरीन, और मैं उसके पास में वापस जा सकती हूँ, राधिका ने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा और खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ लिया। वो काफी खुश महसूस कर रही थी। उसका दिल खुशी से भर आया था। उसकी आंखों में से आंसू थे जो उसके गालों पर फैलाए थे। उसकी आंखें किसी चांद की तरह नजर आ रही थी। शिरीन भी राधिका के साथ में मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल ही दिल उसे थोड़ी जलन हो रही थी। उसे अपने दिल में कड़वाहट महसूस हो रही थी। इधर जब लकी के दादाजी ने देखा कि लकी ने फोन उठा लिया था और वो फोन पर बड़े ही प्यार से किसी से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कुछ तो बात थी और उन्होंने तेज आवाज में लकी से पूछा, किससे बात कर रहे थे लकी, और किसने तुम्हें इस बात की परमिशन दी कि तुम सजा के बीच में किसी का फोन उठा लो। शिवराज को लकी की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लकी थोड़े सालों के लिए घर से बाहर क्या रहा, वो परिवार के सारे नियम भूल गया। हाँ, मैं जानता हूं ये गलती है, लकी ने कहा। वो शिवराज को देख रहा था और उसका दिल और भी ज्यादा उलझता हुआ महसूस कर रहा था। फिर वो अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, दादाजी, मैं राधिका के बिना नहीं रह सकता। उसी का फोन था और मैं उससे ही बात कर रहा था। अब आगे आप चाहे मुझे इसकी जो भी सजा देना चाहे, मुझे मंजूर है। लकी की आवाज अब धीमी हो गई थी और बाकी सब लोग जो वहां खड़े थे उन्होंने लकी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लकी के ऊपर से बैन ही तो सिर्फ इस वजह से हटा था क्योंकि उसने राधिका को छोड़ दिया, लेकिन अब वो खुद ही ये बात कह रहा था कि वो राधिका को छोड़ नहीं सकता था। ऐसे में कहीं वो जानबूझकर तो शिवराज को गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन जो भी हो, अब उसकी सजा और भी बड़ी होने वाली थी। इतने में शिवराज ने टेबल पर जोर से मुक्का दे दिया। उस मुक्के से बहुत तेज की आवाज हुई। फिर उन्होंने लकी की ओर देखा और कहा, लकी, वो एक गांव से आने वाली लड़की है, वो हमारे खानदान की बहू कैसे बन सकती है? मत भूलो कि तुम अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे हो। ऐसे में तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में ध्यान रखना होगा। क्या तुम अपने परिवार के भविष्य के साथ में मजाक कर रहे हो? ऐसा मजाक करोगे तो अब हम ये दिन देखेंगे कि हमारे घर में इस तरह की लड़की आई। हाँ? तब शिवराज को सच में काफी गुस्सा आ रहा था। वो लकी को राधिका से शादी कभी करने देना नहीं चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी अभी लकी की किसी से शादी करवा दे। इसके अलावा उन्हें लकी सच में बहुत अच्छा लगता था और वो उसे आगे लीडर बनाने के लिए ट्रेन भी कर रहे थे। लेकिन लकी की पसंद भी गजब की थी। उसे गांव की एक लड़की पसंद आ गई थी। यह अग्रवाल परिवार के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था और इसे देखकर बाकी लोग भी इस तरह की हरकत कर सकते थे। शिवराज अपनी तरफ से इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता था। अगर राधिका जरीवाला परिवार की बेटी भी होती तो भी वो शिवराज की आंखों में चुप। इधर अभिलाषा और दशरथ भी लकी के पास में गए और उसे धीरे से समझाते हुए बोले, लकी, तुम फिर से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हम अग्रवाल परिवार के लोग हैं। हमारे घर में इस तरह से कोई भी गांव की लड़की आकर नहीं रह सकती है और ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। दादाजी को पहले ही तुमने नाराज कर दिया है। अब उन्हें और गुस्सा मत दिलाओ और राधिका की जिद छोड़ दो, वरना हम सबके लिए बुरा होगा, बहुत बुरा। सच में लकी का परिवार बहुत मुसीबत में आ सकता था और आ चुका था। राधिका ने लकी को जो फोन किया था, उस फोन ने उसकी जिंदगी में आग लगाने का काम कर दिया। लेकिन लकी ने ना में अपना सिर हिला दिया और वो अपने माँ बाप का दर्द समझने लगा। लेकिन राधिका के बिना वो अग्रवाल परिवार का मुखिया भी बन जाता तो भी वो खुश नहीं रह पाता। राधिका के बिना उसका कहीं मन नहीं लग सकता था। ऐसे में वो बिना उसके जीने के बारे में आखिर सोच कैसे सकता था। सॉरी दादाजी, मैं राधिका को नहीं छोड़ सकता हूं। प्लीज आप इसके लिए जो सजा देना चाहे मुझे दे दीजिए, मुझे कबूल है, लकी ने कहा। उसकी आवाज में जरा भी कंपन महसूस नहीं हो रही थी। प्रफुल्ल ये सुनकर अंदर ही अंदर तो काफी खुश हो गया। वो खुद भी यही तो चाहता था। जिस मौके की वो तलाश में था, लकी को हराने के लिए खुद लकी ने ही वो मौका दे दिया उसे। अब लकी पूरी तरीके से हार गया था, या यूं कहें कि हार की कगार पर ही खड़ा था। वो लकी के पास में आया और बोला, लकी भाई, आप सच में बहुत छोटे दिल के इंसान हो। आपको याद नहीं हमारे आइलैंड पर जो आदमी काम करता है, वो अभी 2 महीने पहले ही हमारे परिवार को धोखा देकर वहां से भाग गया है।
और अपने साथ में परिवार की बहुत सारी जानकारी भी लेकर गया है। इस वजह से हम लोगों के साथ में 50 करोड़ की लूट हो गई, पता है आपको। ऐसे में हम आपको उस परिवार के ऊपर भरोसा नहीं करने दे सकते, ना हम कर पाएंगे भरोसा। अरे हमें तो लगा कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार ही हैं, इसलिए हमने उन्हें जगह दी। अब जब वो आदमी ऐसा कर गया तो सोचिए ये बाहर से आने वाली लड़की हमारे साथ क्या कर सकती है। प्रफुल्ल ने उसे समझाते हुए कहा, अग्रवाल परिवार के अलावा और एक परिवार था, महेश्वरी परिवार, जो इन लोगों से जुड़ा हुआ था। भले ही दोनों में जमीन आसमान का अंतर था और महेश्वरी ने अग्रवाल के साथ लूट कर ली थी, लेकिन फिर भी वो लोग उनसे बहुत आगे थे। लेकिन अगर उनके बारे में बाहर के लोग इसी तरीके से जानकारी लेकर जाने लगे तो फिर अग्रवाल परिवार के लिए बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे। जब लकी ने सुना कि उस आइलैंड के मैनेजर ने उन लोगों के साथ में धोखा किया तो वो एक बार के लिए चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा हुआ। जब शिवराज ने देखा कि लकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो उन्हें लकी के ऊपर और गुस्सा आ गया। लकी इतना बेपरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता था। लकी। उसके बाद लकी के दादाजी ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा और आगे बोले, मेरे हिसाब से अग्रवाल परिवार के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है, इसलिए मैं इस वक्त में एक नया कानून बनाना चाहता हूं। और वो कानून ये है कि परिवार का जो भी आदमी परिवार के खिलाफ जाता है और अपने लीडर की बात नहीं सुनता है तो उसे 100 डंडे मारने की सजा दी जाए। और ये नियम आज से ही नहीं बल्कि अभी से लागू किया जाता है। विष्णु, इसे अभी क्या भी लिख दो। लिखो। विष्णु ने भी आदेश देते हुए कहा। जैसे ही शिवराज ने अपनी तरफ से बात खत्म की तो बाकी सब लोग जो इस चीज को सुन रहे थे वो सब हैरान हो गए। शिवराज का सीधा निशाना किसी और पर नहीं बल्कि लकी पर था और इस वजह से सब लोग हैरान थे। उन्हें अभी तक यही याद था कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा डंडों के दम पर किसी को दी जा सकती थी वो 90 डंडों की थी। जो कोई अपनी जिंदगी में इतने डंडे खा लेता उसके बाद उसके शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाया करते। भले ही उसकी मौत नहीं होती लेकिन फिर भी उस आदमी की ऐसी हालत भी नहीं रहती कि वो जिंदा रह सके। लगी, चलो अब मुझे आखिरी बार बता दो कि तुम्हारा फैसला क्या है। तुम राधिका को छोड़ने वाले हो या नहीं। शिवराज ने लकी की ओर घूरते हुए देखा। वो ऐसे देख रहे थे जैसे शेर अपने शिकारी को घूरता हुआ देख रहा हो। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने ये जो नया नियम लागू किया था इसकी वजह से लकी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली थी। वो इसके आगे टूट जाने वाला था और फिर राधिका को छोड़ देने वाला था। वो अपने दिल में ये सोचना चाहते थे कि लकी राधिका को छोड़ दे और बार बार बस यही दोहराए जा रहे थे। लेकिन लकी ने भी अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं दाजी, आपका दिल दुखाते हुए मुझे बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी मैं राधिका को नहीं छोड़ सकता हूं। ये जवाब सुनते ही शिवराज की पलकें कांपने लगी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और जोर से चिल्लाते हुए बोले, विष्णु, सजा देना शुरू किया जाए। लेकिन विष्णु अब थोड़ा सा झिझकने लगा। अगर वो लकी को इतनी सजा दे देता तो लकी की मौके पर मौत हो जाती। लकी शिवराज का पोता था, ऐसे में कोई दादा अपने पोते के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वो शिवराज से और कुछ सुनने की कोशिश में लगा था लेकिन जब शिवराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उल्टा उसे ही घूर कर देखना शुरू कर दिया तो विष्णु को भी घबराहट होनी शुरू हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सजा देना शुरू किया जाए। लकी किसी चीज से अनजान नहीं था। वो जानता था कि उसने परिवार का नियम तोड़ा है और वो यहां से बिना सजा लिए भाग नहीं सकता था। वो बेंच पर लेट जाने के लिए तैयार था और मार खाने के लिए भी, लेकिन इतने में अभिलाषा ने उसे रोक दिया। उन्होंने रोती हुई आंखों के साथ में शिवराज की तरफ देखा और भीख मांगते हुए बोली, नहीं बाबा, लकी आपका पोता है। 100 डंडे खाने के बाद तो वो मर जाएगा। ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए। इधर शिवराज के हाथ उसकी टेबल पर रखे हुए थे और वो फिर से बंध गए थे। उन्होंने अभिलाषा की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा विष्णु को देखते हुए बोले, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपना काम पसंद नहीं है? इससे पहले कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं, चुपचाप अपना काम पूरा करो, शुरू करो। इतने में विष्णु और उसके आदमी लकी को सजा देने के लिए तैयार हो गए। अगर वो लकी किसी लड़की को पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है, गलत क्या है इसमें? अचानक से पीछे से किसी की आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके सबसे छोटे बेटे राजीव की थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लकी के पास में चला गया। फिर उसने लकी से कहा, लकी भाई, मेरे हिसाब से तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही तुम्हें किसी चीज की ना सजा मिलनी चाहिए। राजीव,
अब तुम क्या मेरे खिलाफ होना चाहते हो? शिवराज अपने बेटे को इस तरह से देखकर काफी गुस्सा हो गया था। वो उसे भी इस बात की सजा देना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुमारी ने इधर राजीव की आवाज सुनी और जिस तरह से वो लकी के पास में आकर खड़ा हुआ था, वो देखते ही वो दंग रह गई। उसने सोचा नहीं था कि ये आदमी भी लकी की जान बचाने के लिए आगे आ सकता था। शिवराज ने राजीव की तरफ देखा और उनका पूरा शरीर गुस्से के मारे भट्टी बन गया। उनकी आंखों में जैसे अंगारे थे, लेकिन राजीव भी उनसे आंख मिलाकर बात कर रहा था। आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच जो आज एक बेटा ही अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया? क्या राजीव सच में लकी को बचा पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके